जिससे कि श्रम कानूनों का अवेयरनेस बढ़ेगा और मुझे भी मौका दिया कि मैं अपने विचार व्यक्त कर सकूं। सीधा विषय पे आते हैं। मित्रों, श्रम कानूनों का हम इतिहास देखें तो ये उतना ही पुराना है जितना कि हमारी मानव सभ्यता। We find the references of the labor laws even in the Vedas and Vedic literature. वेदों में लेबर एडमिनिस्ट्रेशन का जिक्र है, डिग्निटी ऑफ लेबर का जिक्र है, वेजेस कैसे दिया जाए, समय पे दिया जाए, पूरा दिया जाए, जिक्र है। ऐसे ही हमारी उपनिषद हैं, नीतियां हैं, संहिता हैं, उन सभी में श्रम का, श्रमिकों के अधिकारों का जिक्र आता है। इवन मैं जो अभी आशुतोष जी से कुछ दिन पहले ही चर्चा कर रहा था कि हमारा जो सामाजिक सुरक्षा और जो औद्योगिक संबंध के ऊपर तो बहुत बड़ी ट्रीटी हमारे जो है शुक्र नीति में है। पेंशन का व्यवस्था, ग्रेच्युटी का, प्रोविडेंट फंड का, ये सब के सब प्रावधान हमारे जो है जो नीतिज हैं, उपनिषद हैं, उन सब में उपलब्ध है। तो ये नहीं कि ये कोई बहुत नया कोई कानून है। आज के दौर में आते हैं, जैसा कि अभी ओपनिंग रिमार्क्स में आपने बताया कि देश में 44 कानून सेंट्रल लॉज थे मैं शब्द यूज कर रहा हूं। श्रम जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में देखा जाए तो ये स्टेट, कंकरेंट और यूनियन लिस्ट तीनों में जिक्र है इसका। संसद भी कानून बनाती है उसके ऊपर, और जो है स्टेट लेजिस्लेशंस भी इसके ऊपर कानून बनाने के लिए सक्षम हैं। जो संसद के द्वारा कानून बनाए जाते हैं उनको हम नेशनल लॉज कह देते हैं या सेंट्रल लॉज कहते हैं। जैसा कि अभी जिक्र किया कि 44 कानून थे। जी हाँ, 44 कानून थे। हमने जब श्रम सुधारों को शुरू किया लगभग 10 वर्ष पहले, उस समय 44 कानून थे। हमने सबसे पहले ये देखा बेसिकली कि श्रम सुधार में क्या, लेबर रिफॉर्म्स में क्या था, किस चीज को लेके हमने इसमें काम किया, किस उद्देश्यों के साथ काम किया। इसमें मुख्यतः हमने 3 उद्देश्य रखे थे। एक तो था कि रैशनलाइजेशन ऑफ लेबर लॉज। रैशनलाइजेशन का मतलब आसानी से हम ये समझ सकते हैं कि जो आज के परिवेश में जो वर्कर्स के इश्यूज हैं, जो एम्प्लॉयर्स के इश्यूज हैं, उनको एड्रेस किया जाए, उनको रिड्रेस किया जाए आज के परिवेश में। तो बेसिकली ये हम इसको इस तरह से कहते हैं, aligning or realigning the labor laws to address and redress the contemporary issues of the employers and of the workers of the workplace. इस संदर्भ में जब हम काम कर रहे थे तो उसमें देखा कि काफी जो कानून थे वो बहुत पहले के बनाए हुए थे। हमारे कानून अभी भी बहुत पुराने हैं। जैसे एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट 1923 का है, ट्रेड यूनियन एक्ट भी 1926 का है, पेमेंट ऑफ वेजेस 1936 का है। इवन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो कानून है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट, वो भी प्री इंडिपेंडेंस है, अप्रैल 1947 का है। इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स 1946 की हैं। तो लगभग जो है 70, 80 साल, 90 साल पुराने और 100 साल पुराने कानून थे। उनको एक बार दोबारा रिव्यू किया गया तो उनमें से काफ़ी लगा कि काफ़ी कानून जो है वो उसका जो रेलिवेंस है वो ख़त्म हो गया है। तो वो हमने आइडेंटिफाई किए। उसमें से हमने 12 कानूनों को हमने आइडेंटिफाई किया जिनका कि जो है महत्व ख़त्म हो चुका है या उनको कहीं और
उन इश्यूज को कहीं और भी एडजस्ट किया जा रहा है, डुप्लीकेशन भी हो रहा है। तो 12 कानूनों को हमने रिपील किया इसी श्रम सुधारों के अंतर्गत। तो जैसा अभी आपने 44 कहे, आज की तारीख में 32 कानून हैं, 32 लेबर लॉज हैं जो कि संसद के द्वारा पारित किए गए हैं, या जिसको हम सेंट्रल लॉज या नेशनल लॉज कहते हैं। दूसरा एक चीज था कि इनको कंसोलिडेशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द वेरियस लेबर लॉज। अभी 32 कानूनों को ये कहा जाए कि 32 कानूनों के बारे में जानकारी इकट्ठी करनी, कंप्लायंस करना, इवन वर्कर्स को भी 32 कानूनों को रेफर करना पड़ता है उनके अधिकारों के लिए। तो ये था कि हमारी सेकंड नेशनल कमीशन ऑफ लेबर ने 2004 में एक रिकमेंडेशन दिया था कि इनको कंसोलिडेट किया जाए, या 4 या 5 कानून में इनका प्रोविजंस को कंसोलिडेट करें। तो सेकंड एनसीएल के रिकमेंडेशन के आधार पे हमने ये निर्णय लिया कि 4 कानूनों में 4 कोड्स बनाए जाएंगे। कोड ऑन वेजेस, दूसरा एक कोड जो है सोशल सिक्योरिटी के ऊपर, कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, तीसरा ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस, और चौथा इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ये 4 कानूनों को, 4 कोड्स का ड्राफ्टिंग किया गया, समय काफी लगा, और जो है प्रोविजंस ऑफ 29 लेबर लॉज, 29 लेबर लॉज के जो प्रोविजंस थे उनको इन 4 कोडों में समाहित किया गया। 4 कोडों में, अभी मैं 3 कोड और 3 लॉज को इसमें नहीं समाहित किया है। वो कौन से हैं? एक है जो मेंटेनिंग ऑफ द रिकॉर्ड्स एंड रजिस्टर्स बाय द स्मॉल एस्टेब्लिशमेंट्स, उसको हम रिपील कर देंगे जिस दिन कोडों को लागू किया जाएगा। तो बाकी 31 रह गए। 31 में से 2 जो कानून हैं, चाइल्ड एंड एडोलिसेंट लेबर प्रोहिबिशन एंड रेगुलेशन एक्ट, दूसरा बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट, इन 2 कानूनों के प्रावधानों को हमने 4 कोडों में नहीं शामिल किया है। लोग बार बार पूछते भी हैं कि जब 4 कोड आ गए तो ये 2 कानून अलग क्यों रहेंगे। उसके जवाब हमारे पास यही है। हम कहते हैं कि चाइल्ड लेबर का, आशुतोष जी मुस्कुरा रहे हैं, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। चाइल्ड लेबर में पहली किताब मेरी चाइल्ड लेबर लॉ पर आई थी। बड़ा मुश्किल हो जाता है अपने को रोकना उसमें डिटेल में जाने में। तो ये है कि हमारा उद्देश्य है कि चाइल्ड लेबर लॉ ये नहीं रहेगा कि भविष्य में हमेशा हमारे पास जो है बाल श्रम रहेगा। सभ्य समाज में बाल श्रम का कोई जगह नहीं है। बच्चे को स्कूल में होना चाहिए, ना कि वर्क प्लेस पे। तो हमने जो है ये सोचा कि 5 साल में या 10 साल में या उससे भी पहले हम जो है चाइल्ड लेबर फ्री इंडिया हम बना देंगे। तो जब चाइल्ड लेबर फ्री इंडिया हो जाएगा तो इस कानून का भी महत्व खत्म हो जाएगा। उस दिन हम इसको रिपील कर देंगे, कोडों में हमेशा के लिए नहीं रखेंगे। ऐसे ही है बंधुआ मजदूरी के ऊपर बॉन्डेड लेबर सिस्टम एबॉलिशन एक्ट का, उसका भी यही है कि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, जो है एनजीओज भी बहुत कार्य कर रहे हैं कि वो बॉन्डेड लेबर सिस्टम जो एक गलत प्रथा है, कुप्रथा है, जबरन काम कराना, वो भी समाप्त हो जाए सभ्य समाज में। उसका भी हमें लगता है कि आने वाले 5 साल में 10 साल में बॉन्डेड लेबर सिस्टम फ्री सोसाइटी हमारी हो जाएगी। इसलिए इन 2 कानूनों के प्रोविजंस को हमने कोड में नहीं डाला है। तो फाइनली हमारे पास जो है 4 कोड रहेंगे। एक रहेगा जो है वेज कोड, एक सामाजिक सुरक्षा के ऊपर, एक औद्योगिक संबंधों के ऊपर, और एक जो है ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी के ऊपर जो है। ये 4 कोड हमारे भविष्य में रहेंगे। अभी फिलहाल जो है 4 कोड और 2 कानून और भी रहेंगे, लेकिन भविष्य में हम इनको समाप्त करने की दिशा में काम कर रहे हैं। थोड़ा मैं थोड़ा समय बहुत कम है, चारों के बारे में थोड़ा मैं बता देता हूँ। वेज कोड,
वेज कोड में हमने 4 कानूनों के प्रावधानों को सम्मिलित किया है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, बोनस इज ए डेफर्ड वेज, तो बोनस के भी प्रावधानों को हमने इसी में शामिल किया है। मुख्य थे जो सैलिएंट फीचर्स हैं जो इस कानून, इस कोड के, उसमें यह है राइट टू वेज इंक्लूडिंग मिनिमम वेजेस, इसको हमने जो है यूनिवर्सल करने का प्रयास किया है। अभी पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट अगर हम देखें, 1936 का कानून है, हमने अभी तक कोई ज्यादा बदलाव उसमें नहीं किया। केवल आज की तरह जगह, आज के समय में पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 6 जगह लागू होता है। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट छोटा सा चीज है, छोटा सा कानून है, समय पे वेतन दिया जाए और पूरा वेतन दिया जाए, और ये आज के समय में केवल 6 जगह लागू होता है। फैक्ट्रीज, माइंस, प्लांटेशन, ट्रांसपोर्ट, कंस्ट्रक्शन, ऑयल फील्ड। बाकी जगह हम रेगुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन वेज कोड हर एस्टेब्लिशमेंट में, एस्टेब्लिशमेंट में हमने कहा कि एवरी वर्क प्लेस, सब जगह ये लागू होगा, वेज कोड सब जगह लागू होगा। वो बोनस में एक कंडीशन रहेगी थ्रेशहोल्ड की, पेमेंट ऑफ वेजेस के चैप्टर के लिए, मिनिमम वेजेस के चैप्टर के लिए, इक्वल रेम्युनरेशन के चैप्टर के लिए, कहीं पर भी एक भी अगर व्यक्ति को एम्प्लॉय किया हुआ है तो ये वो कानून के दायरे, वो एस्टेब्लिशमेंट कानून के दायरे में रहेगी। अभी 6 जगह ही लागू होता है, अब पूरे सभी जगह होगा यूनिवर्सल, इसको करने का प्रावधान है। दूसरा है मिनिमम वेजेस एक्ट, और एक और चीज है, अभी इसकी एक वेज सीलिंग भी है एप्लीकेबिलिटी के लिए। किसके लिए लागू होगा? जिसके 24,000 रुपए तक की जो है वेज है वही उसके दायरे में आता है। पहले जो 6 वर्क प्लेस आते हैं, दूसरा जो है 24,000 तक का ही आता है। हमने वो भी सीलिंग हटा दिया है। इररिस्पेक्टिव ऑफ वेज, आपकी आमदनी 50,000 रुपया है, आपकी आमदनी वेज 1 लाख रुपया है, आप कहीं पर भी काम कर रहे हैं, ये अब गारंटी देता है कानून कि समय पे वेतन मिलेगा और पूरा वेतन मिलेगा। इसी तरह दूसरा एक इंपॉर्टेंट कानून है हमारा मिनिमम वेजेस एक्ट। मिनिमम वेजेस एक्ट ये कहता है एक न्यूनतम मजदूरी तय की जाती है और कोई भी एम्प्लॉयर न्यूनतम मजदूरी से कम जो है वेज नहीं देगा। मित्रों, अभी ये कानून जो है हम कहाँ लागू करते हैं? इसको शेड्यूल्ड एम्प्लॉयमेंट में करते हैं। एक शेड्यूल है कानून के साथ ही, एक शेड्यूल है कानून में, मिनिमम वेजेस एक्ट में। जो एम्प्लॉयमेंट उस शेड्यूल में है, उस शेड्यूल को एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट बढ़ा भी सकता है, लेकिन जो कायद उसके अंदर हैं शेड्यूल में लिखे हुए, वहीं पर ही मिनिमम वेज एक्ट लागू होता है, वहीं पर ही हम न्यूनतम मजदूरी की दर तय करते हैं, वहीं ये कानून लागू होता है। मैंने जैसा कहा कि यूनिवर्सल इसको किया है, राइट को इंक्लूडिंग द मिनिमम वेज। हमने वो शेड्यूल का कॉन्सेप्ट हटा दिया है। हर वर्क प्लेस पे हर एम्प्लॉय को के लिए न्यूनतम मजदूरी फिक्स की जाएगी इस कानून के अंतर्गत, और कोई भी एम्प्लॉयर मिनिमम वेज से कम नहीं देगा। अभी कहाँ लागू होता है कि केवल कहाँ लागू होता है? जहाँ शेड्यूल में होता है। कई बार मैं छोटा सा एग्जांपल देके भी कहता हूं, जैसे मान लो टीचर्स हैं, वो शेड्यूल में नहीं है। जैसे हाउस कीपिंग स्टाफ है, वो शेड्यूल में, तो हमने हाउस कीपिंग स्टाफ के लिए तो हमने मिनिमम वेज फिक्स कर दिया, 17-18 हजार जो भी होगा, स्टेट गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। लेकिन टीचर्स का कई बार हमको लगता है कि उनका कुछ एम्प्लॉयमेंट है जो शेड्यूल में नहीं है, उनका शोषण भी हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए हमने इसको यूनिवर्सल किया कोड में कि सभी को ये लागू होगा। बहुत विस्तार से, जब समय भी नहीं है मुझे बताने का, कभी मैं कहूँगा जो है जॉइंट सेक्रेटरी साहब को कहूँगा कि कभी कोड के ऊपर या वेज कोड के ऊपर ही एक अलग से ही वेबिनार किया जाए, तो और जो इसके जो मुख्य प्रावधान है वो भी बताए जा सके। तो ये वेज कोड के ऊपर ही इतना ही मैं बता रहा हूँ। दूसरा है ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन। मुझे बताया गया 5 मिनट में पूरा करिए अपनी बात को। 5 मिनट में तो नाम ही गिनाए जा सकते हैं।
इसका भी मैं एक सैलिएंट फीचर मैं बताता हूं कि अभी जो है, जो वर्किंग कंडीशन लॉज हैं, जो सेंट्रल लॉज हैं, वो हमारे आज की तारीख में 7 वर्क प्लेस के लिए हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स के अलग हैं। 7 प्लेसेस को ही हम कवर करते हैं, 7 प्लेसेस को। अब इसमें जो है वर्किंग कंडीशंस लॉज में हम एवरी एस्टेब्लिशमेंट एम्प्लॉइंग 10 और मोर, उन सब को लेके आए। आज की तारीख में 7 वर्क प्लेस कवर्ड है, लेकिन अब जो कोड होगा, ये जो लागू होगा, उसमें जो है हेल्थ से रिलेटेड प्रावधान, सेफ्टी से रिलेटेड प्रावधान, वर्किंग कंडीशन से रिलेटेड प्रावधान, वो सबको कवर जो कोड में है वो सभी जगह हर एस्टेब्लिशमेंट को लागू होगा। और उसमें जो है केवल एक जो है मिनिमम वो जो थ्रेश होल्ड है वो 10 है, लेकिन हजार्डस ऑक्यूपेशंस कहीं हो रहा है तो वहां 1 पर भी वो लागू होगा। तो इसको भी हमने इसका दायरा बढ़ाया है, सबको कवर किया है, हेल्थ एंड सेफ्टी फॉर एवरी वर्कर। ये OSH कोड के बारे में है। तीसरा एक जो कोड है हमारा सोशल सिक्योरिटी कोड है, सामाजिक सुरक्षा में। सामाजिक सुरक्षा में हमने जो अभी जो है संगठित क्षेत्र के लिए जो EPF है, ESIC है, एम्प्लॉयज कॉम्पनसेशन एक्ट है, मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है, ये सब तो रहेंगे ही। हमने कोशिश की है इसके माध्यम से कि जो असंगठित क्षेत्र है, इनफॉर्मल, उसमें कानून में कोड में लिखा है इनफॉर्मल सेक्टर्स के लिए सोशल सिक्योरिटी के ऊपर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है स्कीम्स बनाएगी, सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स बनाएंगी। तो हमने इसमें ये दायरा ये है कि फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर सभी का सभी इसमें को कवर करने की कोशिश की है। चौथा एक जो है वो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के ऊपर है, जो प्रेजेंटली इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट है, इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स एक्ट है, ट्रेड यूनियंस एक्ट है। इन तीनों के प्रावधान को हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड में समाहित किया है। ट्रेड यूनियंस के ऊपर हमने एक जो है मेरे मित्र, ट्रेड यूनियन के मित्र मेरे बैठे हुए हैं, अभी हमारे पास कानून नहीं है रिकॉग्निशन ऑफ ट्रेड यूनियन का। पहली बार हम जो है सेंट्रल लॉ में लेके आ रहे हैं कि रिकॉग्निशन का नेगोशिएशन करने के लिए उसको जो है हम मल्टीपल ट्रेड यूनियंस होती हैं, वहाँ पे कौन रिप्रेजेंट करता है वर्कर्स का, उसका प्रावधान है। काफ़ी पहले से हमेशा से आपकी डिमांड रही है। और ऐसे ही उसका जो है अगर कोई डिस्प्यूट्स भी होता है अमंग द ट्रेड यूनियंस, उसको उसको समाधान करने के लिए हमने इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल के अंतर्गत लेके आए हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट्स में भी हमने कुछ सुधार किए हैं, और इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग ऑर्डर्स में भी हमने इसमें काफ़ी सुधार किए हैं। मैं एक बात बता दूं कि अभी चारों कोड, वेज कोड 2019 में 7 अगस्त को पास हुआ था, बाकी हमारे 3 कोड जो है 2020 में हुए। अभी इसमें जो है रूल्स बनाने बाकी हैं। अभी जो है सभी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स को फाइनलाइज कर रहे हैं, अधिकतर स्टेटों ने बना रहे हैं, लिए हैं। जैसे ही ये रूल्स सभी स्टेट्स में बन जाएंगे, उसमें आगे जो है इसको प्रभावी करने का आगे कदम बढ़ाया जाएगा। अभी जो है, जो अभी मैंने जो बताया कि जो है 32 कानून ही आज की तारीख में लागू होते हैं, ये कोड भविष्य में लागू किए जाएंगे, तो जो है जब सभी जो है प्रक्रिया इनके पूरी हो जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे समय देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को जिन्होंने भी मेरे को सुना, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आपने बहुत विस्तृत चीज़ों को बहुत हमें सूक्ष्म रूप में दिया जानकारी। मैं भारत के श्रम इतिहास में संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगारों की सामाजिक सुरक्षा के बारे में जानने के लिए प्रोफेसर प्रभु महापात्रा जी को आमंत्रित करता हूं। प्रोफेसर प्रभु महापात्रा हमारे साथ में ऑनलाइन जुड़ेंगे। प्रोफेसर महापात्रा दिल्ली विश्वविद्यालय के हिस्ट्री डिपार्टमेंट में प्रोफेसर हैं। प्रोफेसर महापात्रा हिस्ट्री ऑफ लेबर विषय पे बहुत लंबे समय से शोध एवं अध्यापन का कार्य कर रहे हैं। ओवर टू यू सर। नमस्कार, कैन यू हियर मी? आप सुन रहे हैं सर? यस सर, सुनाई दे रहा है? हेलो जी
जी सुनाई दे रहा है सर, आप बोलिए। आप सुनाई सुन यस सुन सर, अच्छा, सुनाई दे रहा है। ओके। आप सबको नमस्कार। जॉइंट सेक्रेटरी महोदय, ओंकार जी, आशुतोष जी एंड ऑल द पार्टिसिपेंट्स, सबको मेरा नमस्कार। मैं बहुत ही आभारी हूँ आशुतोष जी का और डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का कि हमें बुलाए। और मुझे बहुत अच्छा लगा ओंकार जी का बात बहुत ही शॉर्ट और कंसाइज ढंग से बता दिए आपको चारों कोड्स की अपनी जो विशेष प्रबंध है या वो उन्होंने बता दिए। मेरा काम थोड़ा सा अलग है, जबकि मैं सोशल सिक्योरिटी कोड को मैं कोड को इतना एनालाइज नहीं करूंगा, जाकि मेरा एक कहना है कि जो चारों कोड्स बने हैं वो अपने आप में एक तरह से इंटरलिंक्ड है। और इसका मैं अपने आप से उसको एक ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में इस कोड को देखना चाहता हूँ। ये जो मैं बोलूंगा वो सारे कोडों के लिए, चारों जो कोड है उनके लिए भी एप्लीकेबल है, मगर स्पेसिफिकली सोशल सिक्योरिटी सामाजिक सुरक्षा की कोड पर ही हम थोड़ा ज्यादा फोकस करेंगे। मैं पहले से बता रहा हूँ कि मेरा ये काम नहीं है और मैं नहीं कर पाऊंगा जितना अच्छा ओंकार जी करेंगे। वो तो खुद कोड का लिखे भी हैं, प्रावधानों का, जो जो सोशल सिक्योरिटी कोड के प्रावधानों को विस्तार से मैं बोल सकूं। मैं मेरा ना एक्सपर्टीज है उसमें, मैं खाली ऐतिहासिक पृष्ठभूमि दे सक रहा हूँ। तो इसलिए मैं पहले से आपसे माफी मांग रहा हूँ कि मेरा शायद थोड़ा लिमिटेड और संकीर्ण होगा, मेरा परिप्रेक्ष्य जो है थोड़ा संकीर्ण होगा, ना कि ओंकार जी की तरह इतना अच्छा से उनका जो ज्ञान है मेरे पास है नहीं इतना। स्पेशली प्रैक्टिकल वर्किंग का क्या इश्यूज है वो ओंकार जी इतना अच्छा से बता सकते हैं, इतना मैं ठीक से बता नहीं पाऊंगा। Anyway, ये इसके बाद मैं बता रहा हूँ। पहला बात है सामाजिक सुरक्षा। ये जो मेरे को आशुतोष जी ने बताया है, दो भाग में है। एक है सामाजिक सुरक्षा, दूसरा है असंगठित और संगठित मजदूर या श्रमिक। ये दोनों भाग है मेरे जो मैं कहना चाहता हूँ मेरे लेक्चर में। ये दोनों भाग है, ये दोनों भाग का एक इंटरेस्टिंग कनेक्शन है। ये दोनों भाग में कनेक्शन है। जो असंगठित और संगठित क्षेत्र का जो बना कैसे, ये क्या, उनमें क्या डिफरेंस है, उसका एक बड़ा भाग, बड़ा कारण है सामाजिक सुरक्षा। मतलब सामाजिक सुरक्षा वो कड़ी है जो ये दोनों को जोड़ती है, संगठित और असंगठित। एक तरफ जोड़ती है और एक तरफ विभाजित करती है। दैट मीन्स सोशल सिक्योरिटी जो है इज एसेंशियली वही है जो कि डिफरेंस संगठित और असंगठित क्षेत्र में लाता है। ये पहला बात है। तो एक तरह से ये कड़ी ये दोनों को एक तरह से जोड़ता है और उसको विभाजित भी करता है, जो सामाजिक सुरक्षा का है। ये मैं कैसे समझाऊंगा ये बता रहा हूं। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि सामाजिक सुरक्षा का जो जो कॉन्सेप्ट है, जो जो आधार है, और असंगठित और संगठित क्षेत्र बनने का जो आधार है, दोनों एक साथ उभरे हैं इतिहास में और ऐतिहासिक कारण में। ये दोनों सामाजिक और सामाजिक सुरक्षा, जो मॉडर्न सोशल सिक्योरिटी, ये मानना चाहता हूँ मैं। जैसे ओंकार जी तो वेदों में चले गए, मैं इतना दूर नहीं जा पा रहा हूँ। जो मॉडर्न सोशल सिक्योरिटी है, जो कि हम जानते हैं सामाजिक सुरक्षा, उसका जो उभार है, और असंगठित और संगठित क्षेत्र के अंदर जो
जो तफात या डिफरेंस आया, दोनों एक साथ निकले। ये दूसरा पॉइंट है। तो एक मैं बोला कि सोशल सिक्योरिटी एक कड़ी की तरह लिंक भी करता है और डिवाइड भी करता है, असंगठित और संगठित क्षेत्र। दूसरा है कि असंगठित के जो डिवीजन है फॉर्मल और इनफॉर्मल सेक्टर का, या संगठित असंगठित, और जो मॉडर्न सोशल सिक्योरिटी का आइडिया आया, दोनों एक साथ हो गए। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट और इम्पोर्टेंट है कि सामाजिक सुरक्षा का कानून, जो पहला कानून आए हैं, उसका आधार जो है रोजगार संबंध को दर्शाता। मतलब रोजगार संबंध, मॉडर्न रोजगार संबंध, द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, द रोजगार का जो कॉन्ट्रैक्ट या संबंध है जो मॉडर्न पीरियड में आया है, उसका बेसिस है सामाजिक सुरक्षा। तो उसका मतलब एक तरफ ये दोनों को कनेक्ट करता है, और जो एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट है उसके बेसिस पे सोशल सिक्योरिटी आता है। सोशल सिक्योरिटी एक तरफ बेसिस है या आधार है एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट का, जो मॉडर्न एम्प्लॉयमेंट, फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट जिसको कहते हैं, जिससे कि एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच संबंध जुड़ता है। वो जो म्यूचुअल कनेक्शन नेक्सस है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच, उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि ऑब्लिगेशन ऑफ प्रोवाइडिंग सोशल सिक्योरिटी है। एम्प्लॉयमेंट रिलेशन से ही सोशल सिक्योरिटी का संबंध उठता है, मतलब उससे निकलता है। और मैं पहले बता चुका हूं कि वो उसका आधार भी है, मतलब सामाजिक सुरक्षा का आधार। इसका मतलब क्या है कि हम जो जानते हैं सामाजिक सुरक्षा, आजकल बहुत तरीके के सामाजिक सुरक्षा है, सरकार बहुत तरीके की देती है। 1946 से बहुत सारे सामाजिक सुरक्षा का जो वेलफेयर स्टेट का, मॉडर्न वेलफेयर स्टेट जिसको कहते हैं, उसका कॉन्सेप्ट है, वो आया कि सारे सिटीजन को, ये सुनिए ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, सारे सिटीजन को कुछ सोशल सिक्योरिटी दिया जाएगा। वो अनएम्प्लॉयमेंट इंश्योरेंस बेनिफिट हो या हेल्थ का बेनिफिट हो, ये सारे समाज के सारे जो एक सोसाइटी के सारे सिटीजन, एक कंट्री के या नेशन स्टेट के जो सिटीजन्स है, उनको दिया जाएगा। ये इंग्लैंड में अर्नेस्ट बेवन के टाइम में 1946 में NHS जब बना, उससे ये प्रतीत हो गया कि नेशनल हेल्थ सर्विस सबको दिया जाएगा, सबको दिया जाएगा। कोई उसमें कोई वर्कर नॉन वर्कर ये कोई फर्क नहीं हो। मगर ओरिजिनली ये बात एकदम समझना चाहिए, ये जो ब्रॉड सामाजिक सुरक्षा का आइडिया है, जिसके तहत अभी भी सरकार देती है, ओल्ड एज पेंशन देती है, या विधवा को देती है, या लाडली योजना करती है, जो भी कर रही है, उसका एक बेसिस जो है समाज के किसी लोगों को देने का, उसका जो एक्चुअल ओरिजिन है वो है एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप का। मतलब ये जो ब्रॉड कॉन्सेप्ट है सोशल सिक्योरिटी का, सामाजिक सुरक्षा का, उसका शुरुआत जो हुआ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप। तो मेरा दो बात है इसमें, आप समझ रही एक तरफ एम्प्लॉयमेंट रिलेशनशिप बनने में सोशल सिक्योरिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दूसरे तरफ सोशल सिक्योरिटी का जो वाइड कॉन्सेप्ट है, जो व्यापक अवधारणा है, जो कि सरकार दे रही है अपने जो सिटीजन्स को, जो दे रही है सिटीजन्स को, जो सोशल सिक्योरिटी दे रही है, उसका बेसिस है एम्प्लॉयमेंट सोशल सिक्योरिटी। तो इसलिए आप ये समझिए कि ये दोनों में बहुत ही इंपॉर्टेंट संपर्क है, एम्प्लॉयमेंट और सोशल सिक्योरिटी। एम्प्लॉयमेंट रिलेशन से ही सोशल सिक्योरिटी का मैं तो कहूंगा राइट्स चलते हैं, मगर ये राइट्स की बात आजकल वो नहीं हो रहा है, बट राइट्स की तरफ आ रहा है कि ये सोशल सिक्योरिटी का राइट जो है एम्प्लॉयमेंट की जो रिलेशनशिप है उससे निकला है। ये है मेरा तीसरा, और ये पॉइंट्स में बताना चाहता हूँ। मैं इसको थोड़ा ऐतिहासिक तौर पे
दिखाना चाहता हूँ, कुछ एनोमली भी दिखाऊंगा पहले, फिर उसके बाद अंत में मैं थोड़ा सा बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही तरीके से कुछ बताऊंगा। तो मैं बताया था कि एक एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे। फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट तब बना, और इसलिए जब ओंकार जी बोले कि बहुत पुराना लॉ है 1923 का वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट, एक्चुअली वही एक्ट है 1923 का वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट जो कि हमारे देश में फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट को लाया। मतलब उसके पहले एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच कोई संबंध नहीं था। एम्प्लॉयर का कोई भी ये नहीं था कि वो एम्प्लॉय का कुछ उसको दे, कुछ वेज का था, वेज दूंगा, तुम काम करोगे तो वेज दूंगा। मगर कोई उसके साथ तुम्हारा अगर पैर टूट गया, तुम अगर नौकरी से निकाल दिया, क्या करोगे, अनएम्प्लॉयमेंट होगा, ये सब जो एम्प्लॉयर का कोई उसके ऊपर ऑब्लिगेशन नहीं। ये पहला कड़ी है, पहला एक्ट है वर्कमैन्स कॉम्पेंसेशन एक्ट, जिसके तहत एम्प्लॉयर का एम्प्लॉय के साथ एक कड़ी की तरह जुड़ा, नेक्सस बना। वही है आधार हर चीज का, वही आधार है कि एम्प्लॉयर वाज ओब्लाइज्ड टू, ऑब्लिगेशन हो गया। एक कॉन्ट्रैक्ट में आपके दोनों तरफ से एक म्यूचुअल ऑब्लिगेशन होता है। एम्प्लॉयर हमारे वक्ता जो हैं शायद टेक्निकल इशू की वजह से अभी डिस्कनेक्टेड हो गए हैं। हम लोग अगले उनका धन्यवाद भी ज्ञापित करते हैं, और हमारे जो अगले वक्ता हैं मैं उनको आमंत्रित करना चाहूँगा। जो हमारा अगला विषय है ट्रेड यूनियन से जुड़ा हुआ, देश विदेश में श्रम कल्याण की दिशा में लेबर मूवमेंट एवं ट्रेड यूनियन का विशेष महत्व रहा है। हमारे बीच में श्री के नियोगी जी उपस्थित हैं, जिनका ट्रेड यूनियन से बहुत पुराना जुड़ाव है, जो वर्तमान समय में जन पहल नामक संस्था में लीगल कंसल्टेंट के पद पर कार्यरत हैं। नियोगी सर हम सबके बीच में लेबर रिलेशंस, मालिक मजदूर के जो संबंध हैं और ट्रेड यूनियन की जो भूमिका है, इस विषय पे अपना अनुभव हम सबसे साझा करेंगे। सर धन्यवाद आशुतोष जी। आज के इस वेबिनार की अध्यक्ष जी हमारे शर्मा जी, हमारे को पैनलिस्ट, मैं सबको शुक्रिया अदा करता हूं कि हमें यहाँ बुलाने और अपने मौका देने के लिए, अपने राय रखने के लिए। ऐसे तो आशुतोष जी मुझे बहुत एक विवादित विषय पर बोलने के लिए कहा है, और मैं मेरे जो ज्ञान है इस मामले में बहुत सीमित है, लेकिन मैं प्रयास करूंगा इस पर बोलने के लिए। चूँकि ये जो मॉडर्न जो आर्थिक जो व्यवस्था है, जिसको हम पूंजीवाद कहते हैं, ये अपने साथ एक संबंध, अपने बहुत सारे चीज़ें सामने साथ में ले आए हैं। और ये नई आर्थिक व्यवस्था, मैं तो शर्मा जी की तरह वेद में ज्ञानी नहीं हूँ, लेकिन ये जो मॉडर्न जो आर्थिक व्यवस्था है पूंजीवाद, ये 300-350 साल के मामला है। और ये व्यवस्था जो है समाज में नई जो है अंतर्विरोध सामने लाया, और उस अंतर्विरोध जो है समाज को आगे भी बढ़ाया और नए नए चीज़ों को भी सामने ले आया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो है आज जो पूरे दुनिया में जो धन संपत्ति सब देख रहे हैं, वो और कुछ नहीं है, दरअसल हमारे जो है पूर्वजों के डेड श्रम है।
केवल ये मृत श्रमों के पहाड़ है। और इन जो कैपिटल है, ये श्रम है, ये अनगिनत लाखों करोड़ों लोगों के मेहनत के फल है। और इस मेहनत के प्रक्रिया में जुड़ते हुए काफी लोगों ने काफी भयानक दर्दनाक ढंग से काफी लोगों के मृत्यु भी हुई है। हम यदि याद करें तो शिकागो के मजदूरों के जो हाल था वो भयंकर था। उन्हें 12 से लेकर के 18 घंटा काम करना पड़ता था और वहाँ मूवमेंट हुआ और वो धीरे धीरे उस मूवमेंट जो है हमारे पूरे दुनिया में उस मूवमेंट के जो असर पड़ा और बाद में जो आप देखते हैं पेरिस में भी पड़ा, फिर ब्रिटेन में भी पड़ा और इसमें सब कानून बनने लगा। यहाँ तक क्या जो चार्टिस्ट जो मूवमेंट है ब्रिटेन के, वो इसके इंस्पिरेशन में भी सामने आया था और ये सब मॉडर्न कानून सब बनने लगा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में जो मॉडर्न जो श्रम कानून आया वो दरअसल ब्रिटिश आने के साथ नई एक आर्थिक प्रणाली सामने ले आया और उस नई आर्थिक प्रणाली के साथ ये तमाम कानून आया। हमारे देश में ब्रिटिश ने जो है टेक्सटाइल, रेल, आयरन एंड स्टील, इवन चाय बगीचा, यहाँ तमाम मजदूरों को जो है लगाए और इसके क्रूएल्टी के कोई सीमा नहीं था। चाय बगीचे की कहानी मैं मेरे एक मित्र सुकमल सेन जो हिस्ट्री लिखे हैं लेबर मूवमेंट पर, तो इंडियन वर्किंग क्लास हिस्ट्री उन्होंने लिखा। उन्होंने मुझे खुद कह रहे थे, बिकॉज हम दोनों एक ही कमेटी के मेंबर थे, स्पॉन्सरिंग कमेटी के। तो सुकमल सेन कह रहे थे कि असम में जो बिहार और उत्तर प्रदेश से लोगों को ये शेड्यूल ट्राइब्स को उठा करके ले जाते ब्रिटिश और चाय बगीचा में वहाँ काम करवाते और उनको चाय ट्राइब में परिवर्तन हो जाता और वहाँ कोई कानून नहीं था और उनको पीटते बाका घोड़े पर जो है ला करके मतलब उनको पीटते, उनका कानून नहीं था। ये मूवमेंट था हमारे देश में। इवन ब्रिटिश में जो टेक्सटाइल के चिमनी को साफ करने के लिए वो दरअसल जो है एक लड़के के जो कमर में रस्सी बांध करके उसको जो है चिमनी में डाला जाता था। ये कठिन समय था। तो ये मूवमेंट लाना जो है मजदूरों के लिए ये सब आया। तो ये बहुत सही कह रहे हैं कि हमारे देश में दरअसल पहला जो संगठन बना वो नारायण मेघाजी लोखंडे साहब ने मुंबई में मुंबई मिल हैंड्स एसोसिएशन उन्हें बनवाए और उसके प्रभाव काफ़ी पड़ा। और हमारे मॉडर्न जो ट्रेड यूनियन है, जो हम मॉडर्न ट्रेड यूनियन जिसको जो संविधान वगैरह था, वो असल में बनाए हुए थे बीडी वाडिया मद्रास में। और बाद में जो है ब्रिटिश के खिलाफ ये जो पूरे जो आज़ादी के संघर्ष में मजदूरों के बाकायदा बहुत भागीदारी बढ़ा और इसके एक कॉन्फेडरेशन बनाने के प्रयास हुआ। और उस कॉन्फेडरेशन के बनाने के प्रयास में सब लोग थे। लोखंडे साहब थे, एनी बेसेंट थे और उनके सहयोगी ये बीडी वाडिया थे। इवन उनके सामने फोरफ्रंट में तिलक साहब थे, बाल गंगाधर तिलक। एआईटीयूसी के फॉर्मेशन की तैयारी चल रहा था तो उनके देहांत हो गया। तो 1920 में एआईटीयूसी के फॉर्मेशन हुआ और लाला लाजपत राय उसके फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। और मज़े की बात है उस कन्वेंशन में सुभाष चंद्र बोस, नेहरू साहब, जवाहरलाल नेहरू, इवन जीना और जीना के वाइफ भी वहाँ भी वो मौजूद थे उस सभा में मुंबई में। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जो इस मूवमेंट्स के ये जो एआईटीयूसी के फॉर्मेशन के बाद पूरी ब्रिटिश पर दबाव पड़ा और ये पहला कानून जो कह रहे थे, दोनों साहब कह रहे थे कि वर्कमैन कंपनसेशन एक्ट आया, ये पहला कानून आया। और वो कानून मामला ये था कि बाकायदा जो है ये हमारे देश में मजदूरों के जो पूरे जो काम करवाया जाता था, ये 18 घंटा काम करवाया जाता था, कोई रिलेशन नहीं था। उसके बाद आया सबसे बढ़िया कानून हुआ है 26 के ट्रेड यूनियन कानून। ट्रेड यूनियन कानून को जो है लोगों ने शायद जो है कैसे देखा मुझे पता नहीं है। तो आप यदि ट्रेड यूनियन एक्ट्स को यदि आप देखें अच्छी तरह से पढ़े तो ट्रेड यूनियन एक्ट में ही है आपको पॉलिटिकल फंड देने,
आपको आयम स्वयं जो है अपने को इलेक्ट करने, उसमें सरकारी कोई जो है इंटरफेयर हो भी नहीं सकता, आपके ऊपर क्रिमिनल केस भी नहीं हो सकता, ये ट्रेड यूनियन एक्ट में है, इनबिल्ट है। मैं ये कह रहा हूं कि दरअसल हमारे संविधान बनने के पहले ये सबसे बड़ा संविधान था। आर्टिकल 19 को जो है वो बल प्रदान करता है। ये 26 के जो ट्रेड यूनियन कानून आर्टिकल 19 के जो है सपोर्ट में खड़ा होता है। आप जरा आइए, आकर के जरा देखिए, जो पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, ये दरअसल कौन सा कानून को करता है? राइट टू लाइफ, आर्टिकल 25 को सपोर्ट करता है। आप फिर आकर के देखते हैं कि जो है ये फैक्ट्री एक्ट्स, राइट टू लाइफ के, ये जो पूरे खतरे में काम करते हैं। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट आपको जो है दरअसल जो है ये आर्टिकल 14 को सपोर्ट करता है, इक्वलिटी बिफोर लॉ। तो ये जो लॉज है ये बाकायदा ये संविधान बनने के पहले ये बहुत बड़े बड़े चीजें लाया हुआ था। और मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो लोग ये कह रहे हैं कि जो कंपनसेशन एक्ट है, आप मिनिमम वेजेस एक्ट, आप जरा समझ सकते हैं, मिनिमम वेज 1 रुपया भी आप कम दे तो आर्टिकल 23 के वायलेशन है, इट अमाउंट्स टू स्लेवरी। कि शर्मा जी मैं गलत कह रहा हूं? अमाउंट्स टू स्लेवरी। तो ये जो मिनिमम वेजेस एक्ट को इतना मतलब थोड़ा सा मिनिमम करके ना देख करके थोड़ा उसके मेरिट्स को यदि देखें तो इट इज वेरी एक्सॉल्टेड लॉ। कि वो आर्टिकल जो है आप देखेंगे ये 23 के जो है उसमें है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि इन आर्टिकल ये संविधान हमारे बना बहुत बाद में, लेकिन ये कानून मजदूर अपने लिए, ये करोड़ों मजदूरों के अपने अधिकार के लिए, इस सोसाइटी को, ब्रिटिश सोसाइटी को डेमोक्रेटाइज करने के लिए पहला रेगुलेशन ले आता है लेबर लॉज। ये इतिहास है। और वो केवल लाता है कौन? ये ट्रेड यूनियन, ये वर्कर्स मूवमेंट। क्योंकि आप देखेंगे कि ये जो है गोदी मजदूरों के मूवमेंट, चाय बगान ये मजदूरों के मूवमेंट, या टेक्सटाइल मूवमेंट, मद्रास के जो है ये लेबर मद्रास लेबर यूनियन, उसके मूवमेंट्स, ये पूरे ब्रिटिश सरकार को झकझोर देता है और उन्हें कानून बनाने के लिए जो मजबूर करता है। आज भी लोगों को कहा जाता है हमारे देश के जो कानून हैं, ये इवन मैं अभी एक वेबिनार में था, यूरोप के बहुत सारे देशों के कानूनों से हमारे देश के एग्जिस्टिंग कानून बहुत रीच है। आपको ये लेना पड़ता है कि जो है हु इज वर्कर, आपको जो है यूरोप में जो है तमाम कन्वेंशंस को और उनके ये जो कन्वेंशंस और लॉ को, ये स्टेट्यूट को देखना पड़ता है। हमारे देश में क्या है कन्वेंशन कि ये सुप्रीम कोर्ट के 7 बेंच के जजमेंट में ये आ गया था। जो हमारे ये चंद्रचूड़ साहब थे, भगवती साहब थे और कृष्ण अय्यर साहब थे, उन्होंने भी जो है लाए हुए थे, ये कॉलिंग एंड सर्विस डिफाइंड एज वर्कमैन। ये बड़ा हमारे देश के जो है कानून के ये जो बाकायदा एक ट्रेड यूनियन के जो ये शर्मा जी जानते होंगे कि हम लोगों के जो ट्रेड यूनियन के मूवमेंट्स के कितना रहा है और बड़ा। मैं ये कह रहा हूँ कि इन तमाम लॉज के बावजूद भी मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे देश में कुछ एबरसन रहा है। हम यदि इन तमाम लॉज को मानते तो मुझे लगता है कि हमारे देश में कुछ चीज़ें हम लोग घटने से रोक सकते थे। जैसा सोचिए 74 के जो रेलवे मूवमेंट्स था, केवल उनके मूवमेंट्स क्या था, केवल मांग यही था कि 8 घंटे की ड्यूटी, 8 घंटे की ड्यूटी और उनके वेज को जो है बढ़ाया जाए। इस मूवमेंट्स को जो इनकार कर दिया और वो मूवमेंट जो है बाकायदा 17 लाख मजदूरों को जो स्ट्राइक में जाने के लिए मजबूर कर दिया। तो हमें करें कि मैं ये फिर आप देखेंगे कि बॉम्बे टेक्सटाइल के वर्कर्स के जो है मूवमेंट्स, जो दत्ता सामंत, मैं उनके साथ एक ही कमेटी में था, तो दत्ता सामंत के जो है डिमांड क्या ही थे, केवल यही था बोनस और इंक्रीज, ये इंक्रीमेंट। इस मांगों के लिए बाकायदा 2.5 लाख वर्कर्स को जो है स्ट्राइक में जाना पड़ा। बाद में मानना पड़ा, नेशनलाइज किया, बहुत सारी चीजें किया। हम ये कह रहे हैं कि इन तमाम कानूनों को हमारे मित्र कह रहे थे फैक्ट्री एक्ट्स के डेंजरस ऑपरेशन है, यू नो वेरी वेल। वो सेक्शन 87
भोपाल गैस कांड में 87 को यदि वहां इम्प्लीमेंट होता, क्या भोपाल गैस कांड होता? आप सोचिए कि वहां फैक्ट्री एक्ट के वहां कभी भी जो है लागू नहीं हुआ, फैक्ट्री एक्ट के लागू नहीं हुआ। क्या हुआ कि वहां जो है फैक्ट्री मालिक ये वो जो गैस जहां पर ये जो है खतरनाक गैस जो बन रहा था, उस एक तो उस प्लांट को जो है ये आबादी के बीच में नहीं लगाना था, शहर के बीच में नहीं लगाना था, आउटसाइड में लगाना था। दूसरा क्या करना था कि उसमें जो गैस है उसके प्लांट में बॉयलर जो है बहुत सिक्योर नहीं था, और वो जो पाइप जो लगाया गया था उसमें स्टेनलेस स्टील लगाना था, उसके जगह पर आयरन हुआ और वो जो है बाकायदा रिएक्शन कर गया। हम लोग जांच में पाए, मैं भी एक्टिव में था। तो ये सब चीजें लॉस को यदि हम लोग ये करते तो ट्रेड यूनियन ट्रेड यूनियन सिग्नल दे दिया था 76 में। ट्रेड यूनियन ये जो है सिग्नल दे दिया था कि ये जो है इस तरह से बाकायदा लॉज के जो है वायलेशन चल रहा है, आप इसको रोकिए। लेकिन जो है ट्रेड यूनियन की बातों को नहीं सुना ट्रेड यूनियन, और उसके चलते कम से कम जो है मतलब वो जो भोपाल गैस कांड के चलते हुआ कि 8,000 लोगों को जो है वहाँ ये मर गया, मतलब उनको जान देना पड़ा। और करीब करीब हमारे देश में करीब 5 लाख लोग उससे प्रभावित हुए। मैं अपने बात 2 मिनट में मैं ख़त्म कर रहा हूँ। हम ये भी कर सकते थे, हमारे साइड में ही है मानेसर में 2012 में जो है मारुति के मूवमेंट हुआ। मारुति के मूवमेंट्स क्या ही था, छोटा सा एक मांग था, वो था उनके यूनियन बनाने का अधिकार, और उनके जो है कॉन्ट्रैक्ट जो वर्कर्स है उनको रेगुलराइजेशन के सवाल नहीं किया, उनको सस्पेंड कर दिया, बाहर कर दिया। मैं जानता हूँ, मेरे वो मित्र हैं, मैं नाम लेना नहीं चाहता हूँ, वो जॉइंट कमिश्नर थे हरियाणा के, लेबर जॉइंट कमिश्नर, आप भी जानते होंगे। वो मुझे बड़े गर्व के साथ कह रहे थे कि हमने उनके रजिस्ट्रेशन खत्म ही कर दिया। और हुआ ये कि वो बाकायदा उनको ये जो पूरे राइट्स है, इस राइट्स को हनन करने के चलते वो रिटेलिएट कर गए और वहाँ वायलेशन हुआ। और वो वायलेशन बाकायदा मारुति को जो है मैनेजमेंट को माने बहुत ही भयंकर महंगा पड़ा। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमें ये सबक लेनी चाहिए। मैं बहुत विनम्रता के साथ एक बात ये कहना चाह रहा हूँ कि हमारे देश में जो ये मॉडर्न इकोनॉमी है, ये पूंजीवादी व्यवस्था हो जो भी हो, ये अपने साथ बहुत सारी इंस्टीट्यूशंस को सामने लाए, साथ में लाए। पार्लियामेंट, जुडिशियरी, ट्रेड यूनियन, लेबर लॉ, मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन, इनमें से किसी को भी आप छोड़ देंगे तो ये व्यवस्था चरमरा जाएगा। ये व्यवस्था को ठीक रखने के लिए पार्लियामेंट जैसे जितना इम्पोर्टेंट है, लॉज को इम्प्लीमेंट करना जितना इम्पोर्टेंट है, और ये इंस्टीट्यूशन ये करीब 300 साल के जो बलिदान के जो कीमत पर जो ट्रेड यूनियन बना, इसको भी इग्नोर कर दिया जाएगा तो ये सोसाइटी डेमोलिश हो जाएगा। इन्हीं बातों के साथ मैं जॉइंट सेक्रेटरी साहब और आशुतोष जी को जो है पुनः एक बार धन्यवाद करता हूँ और अपने विराम देता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। मैं जो नए लेबर कोड के बारे में हमारे पूर्व के वक्ताओं ने थोड़ी बात करी है, और भविष्य में जो न्यू लेबर कोड का इस्तेमाल श्रमिकों से संबंधित सारे विषयों के लिए किया जाना है। माइग्रेशन एंड असाइलम प्रोजेक्ट दिल्ली स्थित एक संस्था है जो श्रमिकों के कल्याण के लिए काम करती है। मैप शॉर्ट में उसको बोलते हैं, माइग्रेशन एंड असाइलम प्रोजेक्ट को। मैप ने 4 लेबर कोड के अंतर्गत शामिल श्रम कानूनों का एक तुलनात्मक अध्ययन किया है। न्यू लेबर कोड की विशेषताओं को और थोड़ा सा और जानने के लिए अब मैं आमंत्रित करता हूं आस्था शर्मा जी को, जो मैप में प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर हैं। आस्था जी। थैंक यू आशुतोष जी। मैं सबसे पहले तो धन्यवाद करना चाहूँगी जॉइंट सेक्रेटरी सर का और आशुतोष जी का कि आप लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपने हमें यहाँ बुलाया और लेबर कानूनों के बारे में बात करने के लिए इस वेबिनार को ऑर्गेनाइज़ किया। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मैं जहाँ ओंकार जी ने अपना डिस्कशन ख़त्म किया था वहाँ से थोड़ा इस डिस्कशन को आगे लेके जाऊंगी। मैं आज हम लोग बात करेंगे नए जो हमारे लेबर कोड्स आए हैं 4। तो जैसे ओंकार जी ने काफ़ी अच्छे से बताया कि वो क्यों वो क्यों बनाए गए हैं और उनसे क्या आगे लाभ होगा, एक संक्षिप्त में उन्होंने एक उसका वर्णन दिया। तो मैं इसको आगे लेके जाऊंगी और थोड़ा डिटेल में हर कोड के बारे में बात करेंगे कि उसमें क्या विशेषताएं हैं, वो कैसे अभी के जो कानून हैं उनसे थोड़ी अलग हैं और ऐसी क्या नई चीज़ें वो लेके आए हैं जो हमारे जो श्रमिकों के अधिकार हैं उनको उसमें मदद मिलेगी उनसे। तो मैं सीधा क्योंकि ओंकार जी ने ऑलरेडी वो काफ़ी सारी डिस्कशन कर ली है कि वो कोड्स क्यों आए, उनका क्या महत्व है, तो मैं उन पे ना फोकस करके सीधा कोड्स में इंडिविजुअली एक एक करके जान के उनकी विशेषताओं के बारे में डिस्कस करूंगी। तो सबसे पहले हम कोड ऑन वेजेस के बारे में बात करेंगे। ये जो हमारा कानून है ये वेतन से जुड़ा हुआ है। इसमें हम लोग जैसे हमारे 4 लेबर कोड्स आए हैं, तो आप मिनिमम कोड्स वाले वेब इसके नेक्स्ट स्लाइड, हाँ जी, थैंक यू। तो अब हम जब बात करते हैं कोड ऑन वेजेस की, तो ये वेतन से जुड़े कानून हैं और जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे वीएलईज हैं और पीएलवीज भी इस सेमिनार को अटेंड कर रहे हैं, इस वेबिनार को। तो आप लोग ग्रास रूट पे काम करते हैं, तो आपके पास जब श्रमिक आएंगे अपने इश्यूज को लेकर कि उनको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं, तो उसमें सबसे ज़्यादा वो वेतन से जुड़ी समस्याओं को लेकर आते हैं कि जैसे वेतन समय पे ना मिलना या न्यूनतम वेतन ना मिलना या फिर वेतन में बहुत ज़्यादा घटौती, ऐसे इस प्रकार से वेतन को मिलना। तो आप लोगों को इन तरीके के समस्याओं से बहुत ज़्यादा डील करना पड़ेगा। तो हमारे जो नया कोड है वो इस बारे में क्या कहता है, तो सबसे पहले तो जैसे ओंकार जी ने भी बताया आपको कि जो मिनिमम वेजेस, जिसे हम न्यूनतम वेतन भी कहते हैं, उसका जो स्कोप है वो काफ़ी अब बढ़ गया है। पहले वो कुछ एम्प्लॉयमेंट्स, कुछ ही प्रकार के काम को से जुड़ा हुआ था जिन्हें हम शेड्यूल एम्प्लॉयमेंट्स कहते हैं। वो हमारे आज के जो न्यूनतम वेतन का एक्ट है उसमें कुछ उन्होंने एम्प्लॉयमेंट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, एक लिस्ट बनाया हुआ है। और स्टेट्स क्योंकि इस पे भी अपने रूल्स बनाती हैं, तो उनके पास भी ये अधिकार है कि वो उन लिस्ट्स में और कानून और भी किसी तरीके के एम्प्लॉयमेंट को जोड़ सकते हैं, लेकिन वो सिर्फ बहुत ही लिमिटेड लोगों को और लिमिटेड वर्कर्स के लिए अवेलेबल था। और अब इसका स्कोप जो है वो बढ़ गया है और मिनिमम वेजेस जो हैं इस नए कानून में सबके लिए हैं, हर प्रकार के श्रमिकों के लिए हैं, वो चाहे ऑर्गेनाइज सेक्टर हो चाहे अनऑर्गेनाइज सेक्टर हो। जैसे अगर हम बात करें डोमेस्टिक वर्कर्स की या फिर हम बात करें बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की, तो जीआईजी वर्कर्स की, तो इन सब के लिए भी न्यूनतम वेतन अब एप्लीकेबल होगा। दूसरा ये कि जो न्यूनतम वेतन है वो जो उसका जो डिटर्मिनेशन है वो किस प्रकार से किया जाएगा, वो स्किल लेवल पे किया जाएगा। तो अनस्किल्ड जैसे जो बहुत नए जिन्होंने काम शुरू किया होता है, जिनको अभी किसी प्रकार का एक्सपर्टीज नहीं है, सेमी स्किल्ड जिनको थोड़ा एक्सपर्टीज हो गया, कुछ सालों का एक्सपीरियंस है काम करने का, और स्किल्ड लेबर जो अब उस प्रकार के काम को करने में पूरी तरह से नियुक्त है। तो उस प्रकार से इन 3 चीज़ों में स्किल लेवल पे न्यूनतम वेतन है उसको आइडेंटिफाई और वो किया जाएगा और उसको डिटरमाइन किया जाएगा। और साथ ही जोग्राफिकल एरिया को भी इंक्लूड किया जाएगा, क्योंकि हर जोग्राफी में अलग किस्म का काम होता है, हर स्टेट में अलग किस्म से एक लिविंग कंडीशंस होती हैं, तो उसको ध्यान में रखते हुए इनको डिटरमाइन किया जाएगा। एक और बहुत अच्छा जो इसमें एडिशन हुआ है वो नेशनल फ्लोर वेज का हुआ है। नेशनल फ्लोर वेज इस प्रकार से है कि जैसे हर स्टेट अपने हिसाब से न्यूनतम वेतन फिक्स कर पाती है, तो अभी क्या है कि हर स्टेट का अपना अपना न्यूनतम वेतन है, किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में बहुत ही कम है। तो इससे क्या होता है कि मजदूर बहुत ज़्यादा वर्कर्स जो हैं वो एक स्टेट से उस स्टेट में जाने के लिए ज़्यादा वो रहते हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा न्यूनतम वेतन मिलेगा। जैसे दिल्ली में अभी सबसे ज़्यादा न्यूनतम वेतन है 600 है मिनिमम अनस्किल्ड वर्कर्स का। तो जब हम इस प्रकार से माइग्रेशन बहुत होता है तो एक पर्टिकुलर स्टेट में वर्कर्स की कमी होती है और दूसरे स्टेट में बहुत ज़्यादा इनफ्लो हो जाता है वर्कर्स का। तो नेशनल फ्लोर वेज जो है वो, और एक ये भी रहता है कि एक डिस्पैरिटी रहती है कि एक जगह बहुत कम मिल रहा है, एक जगह बहुत ज़्यादा मिल रहा है, तो वर्कर्स को एक सामान्य वेतन कैसे आइडेंटिफाई करना वो मुश्किल हो जाता है।
तो न्यू फ्लोर वेज से ये होगा कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो फिक्स कर सकती है एक न्यूनतम एक ऐसा फ्लोर वेज जिससे कम कोई भी स्टेट न्यूनतम वेतन नहीं फिक्स कर पाएगी। तो अगर वो उससे ज़्यादा रह करते हैं तो वो उसको कम नहीं कर सकते, लेकिन वो न्यूनतम वेतन जो है वो उस फ्लोर वेज से कम नहीं कर पाएगी। तो ये एक बहुत अच्छा एडिशन है, क्योंकि इससे सबको एक वो रहेगा कि कम से कम इतना न्यूनतम वेतन नेशनली हर कोई अवेल कर सकेगा। दूसरा है कि मिनिमम वेजेस का जो कानून है उसको हर 5 साल में अगर ज़रूरत पड़ेगी तो देखा जाएगा और रिवाइज किया जाएगा, क्योंकि जैसे जैसे लिविंग कंडीशंस बढ़ती है, महंगाई बढ़ती जाती है, तो ये एक अच्छा वो रहेगा कि हर 5 साल बाद अगर हम देख सकें कि क्या जो हमारी अभी वेजेस दी जा रही हैं वो पर्याप्त हैं, और अगर नहीं है तो उनमें अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं तो। कोर्ट ने जो है स्ट्रिक्टर पेनल्टीज करी हैं। अब भी हमारे जो फाइन के पेनल्टीज थे, अगर कोई इन कानूनों को फॉलो नहीं करता है तो उसमें जो पेनल्टीज थे वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं है, और इसलिए ठीक से इम्प्लीमेंटेशन होने में दिक्कत होती है। लेकिन अब जो पेनल्टीज हैं, जैसे अगर 50,000 रुपये है, अगर कोई फर्स्ट टाइम उसको नहीं मान रहा है, जैसे कोई एम्प्लॉयर अगर मिनिमम वेतन नहीं दे रहा है और अगर ये फर्स्ट टाइम उसका वो हुआ है तो उस पर 50,000 रुपये का फाइन लगेगा, और अगर वो उसको कंटिन्यू रखता है तो 3 महीने की उसको इम्प्रिजनमेंट भी हो सकती है और लाख रुपए तक का फाइन जा सकता है। तो इस प्रकार से एक स्ट्रिक्टर पेनल्टीज इंट्रोड्यूस करी हैं ताकि इसका इम्प्लीमेंटेशन जो है वो कायदे से हो सके। बेटर जेंडर इंक्लूसिविटी, इसमें इक्वल रेम्युनरेशन एक्ट है, जिसमें जो महिलाएं हैं और पुरुष हैं उनको एक समान वेतन मिलना चाहिए, एक समान अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए काम करने की। तो ये जो हमारा काम है, ये जो हमारा कानून है, ये कोड ऑफ वेजेस में भी इंक्लूड किया गया है। और इसके रहते हुए और केवल महिलाएं और पुरुष ही नहीं, पर इसमें जेंडर की बात की गई है, तो जो तीसरा वर्ग का जो जेंडर होता है वो भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो अब उनके लिए भी उनको भी इसमें शामिल किया गया है, और ये सिर्फ महिलाओं और पुरुष तक ही सीमित नहीं रखा गया। अब उनके लिए भी है कि उनको भी इस कानून का पूरा फायदा मिलना चाहिए, और उनके लिए भी अपॉर्चुनिटीज होनी चाहिए हमारे वर्क स्पेस में। बोनस से रिलेटेड, पहले बोनस जो था, जैसे अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू एम्प्लॉय, बहुत सारे जो वर्कर्स हैं स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर में, जैसे कंस्ट्रक्शन के जो काम होते हैं उसमें कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू वर्कर्स आते हैं, तो वो जो वर्कर्स हैं वो जो पहले अपना बोनस था वो सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर से ही क्लेम कर पाते थे, और वो रिस्ट्रिक्शन थी कि वो प्राइमरी एम्प्लॉयर, जो मतलब जैसे मान लीजिए अगर आप किसी फैक्ट्री में काम करते हैं तो और आपको कॉन्ट्रैक्टर ने लगवाया है, तो जिसकी वो फैक्ट्री है वो आपको लायबल नहीं हो पाता था, आप उनसे बोनस नहीं क्लेम कर पाते थे। लेकिन अब इसमें उन्होंने इस कानून में ये एडिशन करा है कि वो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर से भी, प्राइमरी एम्प्लॉयर से भी अब अपना बोनस क्लेम कर सकते हैं जो कॉन्ट्रैक्चुअल पे वर्कर्स आते हैं कॉन्ट्रैक्टर्स के थ्रू। पीरियड ऑफ लिमिटेशन, जब हम कोई कानून में, जब हमें कोई अपना क्लेम डालना होता है तब हम लोगों को एक समय होता है कि उस समय के अंतर्गत हमें वो क्लेम जो है, जो केस है, उसको फाइल करना होता है। वो पहले 2 साल था, उसको बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया है, और ये एक अच्छा तरीका है, पीरियड ऑफ लिमिटेशन कहते हैं, ताकि हम उसके 3 साल के अंतर्गत वर्कर जो है वो इसको फॉलो कर सकता है। जो वेजेस, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट इसमें इंक्लूड किया गया है, तो इसलिए समय से जो वेजेस हैं वो मिलने जानी चाहिए, इस कानून में ये बताया है। जैसे कि अगर आप अगर आपकी सैलरी महीने के बाद, महीने की सैलरी फिक्स्ड है आपकी, तो महीना खत्म होते ही वो आपको तनख्वाह दी जाए, इस प्रकार से इस कानून में लिखा गया है। अगर आप डेली वेज के वर्कर हैं तो आपका जब वो दिन खत्म हो जाता है तो वो दिन के अंत खत्म होने के बाद आपको आपका वेतन जो है वो मिल जाना चाहिए। तो इस एक्ट में ये लिखा गया है। ये पहले के हमारा एक्ट इसी में बनाया गया है, तो इसमें उन्होंने इसकी पेनल्टीज, जैसे मैंने बताया कि इसकी भी स्ट्रिक्टर पेनल्टीज हो गई हैं, और ये इसमें भी कहता है कि बिना किसी डिले के आपको मिलना चाहिए आपका वेतन, और कोई डिडक्शंस जो इसमें होती हैं वो भी आप, जो मालिक है वो 50% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं कर सकता, और कानून में लिखा गया है कि किस वजह से आप डिडक्शन कर सकते हो जो लीगल मानी जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि कल को आपके जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने आपको पैसे दिए, कहा कि आपकी, जैसे अगर आपकी 10,000 तनख्वाह है तो उन्होंने आपको 5,000 दी और बोल दिया कि क्योंकि तुमने हमारा कोई नुकसान किया था, तो उनको वो क्या नुकसान था उसका एक्सप्लेनेशन देना होगा, वर्कर को पूरा मौका देना होगा अपना बात रखने का आगे, और इसके साथ साथ उनको अपने
वो पहले 75% डिडक्शंस होती थी, अब 50% से ज़्यादा डिडक्शन नहीं हो सकती वेजेस में, अगर रीजनेबल किसी राउंड पे है भी तो। अपॉइंटमेंट इंस्पेक्टर कम फैसिलिटेटर्स के बारे में बताया गया है इसमें। पहले इंस्पेक्टर्स होते थे हमारे कानून में, जो हमारे कानून लागू है उसमें इंस्पेक्टर्स हैं जो इंस्पेक्शन करते हैं, और ये सारे कोड्स में सिमिलर है। इसमें ये है कि अगर अब इंस्पेक्टर्स जो फैसिलिटेटर का काम भी करेंगे, वो अगर इंस्पेक्शन करने जाते हैं तो वो साथ में वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स को एडवाइस भी कर सकते हैं कि किस प्रकार की सुविधाएं उनको अपने उसमें रखनी है और किस प्रकार से कानूनों का पालन करना है। अब हम सोशल सिक्योरिटी कोड के बारे में, मेरे पास 5 मिनट का समय है तो मैं जल्दी आप लोगों को थोड़ा सा बताऊंगी, क्योंकि काफ़ी सारा ओंकार जी ने कवर कर लिया है। तो इसमें जीआईजी और प्लेटफॉर्म वर्कर्स भी सोशल सिक्योरिटी कोड में इंक्लूडेड हैं, तो अब उनके लिए भी सोशल सिक्योरिटी के जो प्रोविजंस हैं वो गवर्नमेंट को स्कीम्स बनानी होंगी। साथ में जो यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी की बात करी है ओंकार जी ने, तो ये भी इसमें है। इसका स्कोप बढ़ा दिया गया है और बहुत तरह तरह के वर्कर्स, जीआईटी वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, सब लोग इन एक यूनिवर्सल कोशिश करी गई है कि सोशल सिक्योरिटी हर अनऑर्गेनाइज्ड ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स को दी जाए। एक नेशनल डेटाबेस बनाया जाएगा जहां पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं, और इससे उनको ये फायदा होगा कि एक उनका डेटाबेस रहेगा, क्योंकि अभी जैसे कोविड के टाइम पे काफी प्रॉब्लम आई थी जानने में कि कितने लोग अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं। तो इससे ये एक तो ये मदद मिलेगी सरकार को जानने में और किस प्रकार का काम करते हैं, और ये भी कि उनका क्या वेतन है, और एक उनको आईडी मिलता है तो उनका एक आइडेंटिफिकेशन भी उनके पास प्रूफ रहेगा। इस जैसे ई श्रम है हमारे पास आजकल, वो इस प्रकार का नेशनल डाटाबेस है जो ई श्रम है, और आगे जाके ई श्रम को इस कोड में एक तरीके से एक लीगैलिटी दी गई है। प्रोविडेंट फंड, ग्रेच्युटी और ईएसआई जो है वो अब वर्कर्स, ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए है। प्रोविडेंट फंड के जो प्रोविजंस हैं वो काफ़ी हद तक सिमिलर हैं, सिर्फ ये है कि अगर एक वर्कर एक जगह को छोड़ के दूसरी संस्था में जा रहा है तो उनका प्रोविडेंट फंड का जो एम्प्लॉयर है उनको सारी ट्रांसफरेबल करनी पड़ेंगी, और दूसरी संस्था में उनको सारी डिटेल देनी पड़ेंगी ताकि वो उनका प्रोविडेंट फंड कंटिन्यूड रहे। क्योंकि ईएसआई जो है वो अब हेजार्डियस वर्क और प्लांटेशन वर्कर्स के लिए भी आगे एक्सटेंड किया गया है, तो अभी उनके लिए कंपलसरी है कि उनको ईएसआई मिलेगा। मैटरनिटी बेनिफिट, मेडिकल बोनस और क्रैश फैसिलिटीज़ का हमारा कानून अभी जो है वो वही है। 26 वीक का हमारे को मैटरनिटी बेनिफिट मिलता है जो भी औरतें किसी इस्टेब्लिशमेंट में काम कर रही हैं। अगर उस इस्टेब्लिशमेंट में 50 या 50 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हैं तो वहाँ क्रैश फैसिलिटी का होना ज़रूरी है। एक और चीज़ जो इसमें ऐड की गई है वो ये है कि अगर मान लीजिए 50 एम्प्लॉय नहीं भी हैं, लेकिन अगर 2-4 संस्थाएं इकट्ठे हैं और वो एक कॉमन फैसिलिटी लेना चाहती हैं क्रैश की, तो वो वहाँ के एनजीओज, गवर्नमेंट और मिनिस्ट्री और वहाँ का जो म्यूनिसिपैलिटी है उनके साथ मिलकर अपने रिसोर्सेज पूल करके एक कॉमन क्रैश फैसिलिटी बना सकते हैं। नेशनल और स्टेट लेवल वेलफेयर बोर्ड्स के फॉर्मेशन के बारे में बात करता है ये कोड। तो हर लेवल पे एक वेलफेयर बोर्ड होना चाहिए जिसमें सोशल सिक्योरिटी फंड इकट्ठे किए जा सकते हैं, जिनको वर्कर्स के लिए फिर इस्तेमाल किया जा सकता है उनके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और स्कीम्स के लिए। कोड ऑफ ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी जो है वो बात करता है कि किस प्रकार के प्रोविजंस जो है वो एम्प्लॉयर्स को अपने यहाँ पे सेफ्टी और हेल्थ से रिलेटेड वर्क प्लेस में रखने हैं, जैसे प्रॉपर वेंटिलेशन, टॉयलेट्स होने चाहिए, हाइजीन मेंटेन होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर वो किस प्रकार का कोई डेंजरस वर्क है तो उसके लिए प्रॉपर सेफ्टी इक्विपमेंट वर्कर को प्रोवाइड करना चाहिए। इस प्रकार के हेल्थ और सेफ्टी बेनिफिट्स के बारे में ऑश एक्ट बात करता है। एम्प्लॉयर का डेफिनेशन जो है इसमें एक्सपैंड किया गया है। अब इसमें हर प्रकार का एम्प्लॉयर जो है उनको डेफिनेशन में इंक्लूड किया गया है, और ये निमित्त नहीं है, सिर्फ कुछ ही जैसे सिर्फ फैक्ट्री से रिलेटेड नहीं है। इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स को इसमें काफ़ी सारे प्रोविजंस दिए गए हैं कि जैसे उनको भी अब इस प्रकार के हेल्थ और सेफ्टी का राइट है जो वहाँ पे काम करने वाले वर्कर्स को है जो प्रवासी नहीं है। और साथ में जो प्रवासी मजदूर हैं उनको वो भी अपने आप को खुद रजिस्टर कर सकते हैं पोर्टल पर। एक पोर्टल बनाया जाए जैसे ई श्रम पोर्टल है अभी, तो वो खुद अपने आप को उस पर रजिस्टर कर सकते हैं, इस प्रकार का कोड में कहा गया है। उनको ट्रैवल अलाउंस देगा जो प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, जो जिनकी क्योंकि ज़्यादातर प्रवासी मजदूर कॉन्ट्रैक्टर के थ्रू आते हैं, तो ये अब रिस्पॉन्सिबिलिटी जिसके जहाँ पर वो काम करने जा रहे हैं उस प्रिंसिपल एम्प्लॉयर को दी गई है कि वो ट्रैवल अलाउंस देंगे।
और जो डेफिनेशन है प्रवासी मजदूर का वो एक एक्सपैंड कर दिया गया है उसको। पहले उसको डेफिनेशन जो था वो सिर्फ उसके लिए था कि जिनको वर्क के लिए कॉन्ट्रैक्टर्स बुलाते थे दूसरे स्टेट में काम करने के लिए। अब अगर वर्कर खुद भी काम ढूंढने के लिए भी किसी स्टेट में आया है तो उन पे भी इस एक्ट को लागू किया जाएगा। पब्लिक पोर्टेबिलिटी ऑफ पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम्स की बात कर रहा है ये, तो इसका बेसिकली ये है कि अगर आप के जितने भी ऐसे सिस्टम्स हैं, जैसे राशन कार्ड की बात होती है, राशन लेने की, या इस सोशल सिक्योरिटीज़ की बात होती है, जैसे वेलफेयर बोर्ड है हमारा बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का, तो इसको पोर्टेबल बनाया जाए ताकि प्रवासी मजदूरों को ज़्यादा परेशानी ना हो जब वो एक स्टेट से दूसरी स्टेट काम करने जाएं, फिर उनको दोबारा रजिस्टर कराना पड़े और उनको उस प्रकार के बेनिफिट्स ना मिल पाएँ। तो ये इस प्रकार की चीज़ों के बारे में बात करते हैं। प्लीज सम अप करिएगा। हाँ जी, सम अप करते हुए मैं बस ये कहूँगी कि इंडस्ट्रियल कोड्स के बारे में काफ़ी कुछ ओंकार जी ने बता ही दिया था। तो जैसे ट्रिब्यूनल्स बनाए गए हैं, तो अब ट्रिब्यूनल्स के बेसिस पे बेटर कंसिलिएशन फैसिलिटीज़ मिलेंगी वर्कर्स को, और वो उनके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन को हेल्प करेगा। इसके अलावा गवर्नमेंट के पास पावर है कि अगर उनको ट्रिब्यूनल का अवार्ड सही नहीं लगता तो वो उसको मॉडिफाई या रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो उनके पास एप्लीकेशन जाती है। इसके अलावा ले ऑफ, रिट्रेंचमेंट और क्लोजर के वक्त वर्कर्स को कंपनसेशन मिलना चाहिए, और 3 महीने का नोटिस दिया जाना कंपलसरी करा गया है, ताकि अगर एकदम से उनको निकाला जा रहा है रिट्रेंचमेंट, क्लोजर या इसकी वजह से, तो उनके पास समय हो और उनको री एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए अगर कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जहाँ पे उनको एम्प्लॉय किया जा सकता है। बस इसी के साथ मैं इसको ख़त्म करूँगी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी, और सबसे यहाँ पर इस बारे में बात करके हमें बहुत बहुत अच्छा लगा। तो धन्यवाद। थैंक यू आस्था जी। और हम सब समझ सकते हैं कि इतने ज़्यादा लॉस को और इतने कम समय में बताना, मेरे ख्याल से आगे इसको कहीं ना कहीं हमें अलग अलग तरीके से इस पर हम लोग काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इस देश में 50 करोड़ से ज़्यादा श्रमिक हैं, और श्रमिकों की व्यावसायिक सुरक्षा, उनके स्वास्थ्य, कार्यस्थल की स्थितियों से संबंधित विवादों के निपटारे के लिए भारत की न्यायपालिका अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही है। इन विषयों पर खास करके उच्च न्यायपालिका की क्या प्रतिक्रिया रही है, कैसे जुडिशियल रिस्पॉन्सेज रहे हैं देश में, को समझने के लिए आइए सुनते हैं इस वेबिनार की अगली वक्ता उर्वी मोहन जी को। उर्वी मोहन जी दिल्ली उच्च न्यायालय में एडवोकेट हैं, और उन्हें लेबर लॉ से संबंधित केसेस का अच्छा अनुभव। उर्वी जी। Thank you, sir. Good afternoon, everyone. So first of all, thank you, Joint Secretary, sir. Thank you, Director, sir. And thank you, Ashutosh, sir, for having me here. मैं लेबर लॉज के विषय पे कोर्ट में, हाई कोर्ट में, लोअर कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में ऑलमोस्ट 7 साल से काम कर रही हूँ। और एक हर वकील के लिए एक तरीका होता है, जब आप केस पढ़ते हो, आप केस दर केस लॉ को समझने की कोशिश करते हो। इस केस में ये प्रोपोजिशन इन्वॉल्व है, किसी और केस में कोई और प्रोपोजिशन इन्वॉल्व है, बट लेबर लॉ ऐसा विषय है, ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको केसेस करने के लिए आपको पूरे विषय का पूरा ज्ञान होना पड़ता है। आप सिर्फ इशू वाइज या प्रोपोजिशन वाइज या केस वाइज आप लेबर लॉ को नहीं डील कर सकते, आप लेबर लॉ को नहीं समझ सकते। तो आई कंसिडर माई सेल्फ वेरी फॉर्चुनेट कि 6.5-7 सालों में काफ़ी ऐसा मुझे मौका मिला है, डिफरेंट केसेस के थ्रू डिफरेंट मौके मुझे मिले हैं, जिसके कारण मुझे लेबर लॉ के बारे में थोड़ा बहुत तो पता चल गया है। और ऑन ग्राउंड प्रैक्टिकल रियलिटी क्या है, कोर्ट्स में कैसे इन सब्जेक्ट्स को डील किया जाता है, कहाँ रोड ब्लॉक्स हिट होते हैं लिटिगेंट के लिए। द लिटिगेंट कैन बी एम्प्लॉयर, द लिटिगेंट कैन बी एम्प्लॉई और वर्कमैन, and then of course another leg of litigant is the governments, which can be the central government or the state government, because ultimately जो laws central government या state government बनाती है वो भी उनको that has to stand the test of judicial scrutiny, that has to stand the test of constitutionality, that has to stand the test कि वो equal है कि नहीं, वो fair है कि नहीं, arbitrary है कि नहीं, practically implementable है भी कि नहीं। So बहुत लोगों ने यहाँ पे ऑलरेडी हमको काफ़ी हमारे साथ नॉलेज शेयर किया है कि डिफरेंट कोड्स क्या हैं। सो आई विल नॉट टेक मच टाइम ऑन OSHC कोड एग्जैक्टली क्या है। कैन वी गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो वेरी क्विकली, OHHC कोड इसका फोकस है, जैसे अपने इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड है जिसका फोकस है
इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच हम डिस्प्यूट कैसे रिजॉल्व करें, क्या होता है, कौन से डिस्प्यूट्स एक ट्राइब्यूनल में जा भी सकते हैं कि नहीं, कौन से डिस्प्यूट्स नहीं जा सकते हैं, ट्रेड यूनियन क्या होती है, कलेक्टिव बार्गेनिंग का पावर क्या होता है, ये आईआर कोड में आता है। सिमिलरली इस कोड में जो हम हेल्थ एंड सेफ्टी कोड की बात करते हैं, इसका फोकस है एंड ऑब्जेक्ट है टू मेक श्योर दैट कोई भी वर्कर किसी भी एस्टेब्लिशमेंट में काम कर रहा है तो उसको एक बेसिक स्तर की हेल्थ, सेफ्टी और वर्किंग कंडीशंस के नाम पे जो फैसिलिटीज दी जानी चाहिए वो मिल रही हैं। Why this is important is because जब तक हमारा सेक्टर रेगुलेटेड नहीं होगा, और ये प्रॉब्लम खास करके हमको सबसे ज्यादा अनरेगुलेटेड अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आती है, तो जब तक हम किसी लॉ को या किसी सेक्टर को रेगुलेट नहीं करेंगे, उसमें उससे कौन से लोग अफेक्ट हो रहे हैं, उनको क्या फैसिलिटी मिलनी चाहिए, मिल रही है, नहीं मिल रही है, कैसे दे सकते हैं, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोर्ट हो, ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव दिस कोड इन प्लेस। ऑन द राइट यू विल सी दैट देयर आर 13 लेजिस्लेशंस जो इस कोड में सब्ज्यूम हुए हैं, समाहित हुए हैं। वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। These are some important features. So when we talk about this health and safety code, इसमें हम देखेंगे कि इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर के बारे में भी है, प्लांटेशन वर्कर्स भी हैं, ऑडियो विजुअल वर्कर्स भी हैं, वर्किंग जर्नलिस्ट भी हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर भी हैं। कॉन्ट्रैक्ट लेबर खास करके इन माय ओपिनियन इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर एंड कॉन्ट्रैक्ट लेबर आर टॉपिक्स ऑफ हॉट डिस्कशन राइट नाउ। स्पेशली कोविड में हमने देखा कि कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स का एंड खास करके इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर्स का क्या हाल हुआ था। किसी को पता नहीं था ग्लोबली व्हाट द पैंडेमिक इज एंड व्हाट इट विल बी, एंड गवर्नमेंट्स अक्रॉस द वर्ल्ड वर स्ट्रगलिंग टू मेक श्योर कि हर किसी को जो रिसोर्स हम दे सकते हैं वो दें, जितनी जानें बच सकती हैं वो बचाई जाए, जो लोग घर जाना चाहते हैं उनको भेजा जाए। तो वहां पे हमें समझ आया कि द स्ट्रेंथ ऑफ अनऑर्गेनाइज्ड लेबर इन दिस कंट्री इज ओवर 95% ऑफ द एंटायर वर्किंग पॉपुलेशन। उसमें से जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर, ये कोड्स जो 4 आए हैं, इसमें कुछ नए कैटेगरीज भी हम देखते हैं, लाइक गिग वर्कर्स, प्लेटफॉर्म वर्कर्स। हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में भी यूज उबर, ओला, स्विगी, जोमैटो, जेप्टो, ब्लिंकिट, राशन से लेके ट्रांसपोर्ट से लेके खान पान से लेके हर जगह नाउ वी हैव ऑल दीज फैसिलिटीज अवेलेबल टू अस। बट एज लेमन वी डोंट नो कि इन लोगों के क्या राइट्स है, बिकॉज they may actually come under two types of two heads. They may come under the head of contract worker, because all these aggregators and employers will only hire them as contract workers. They may also be interstate migrant workers. So the health and safety code also factors in everybody, read with other codes including gig workers, platform workers, all other sort of workers, and makes sure that हर establishment में जहाँ पे भी 10 या 10 से ऊपर के नंबर के कर्मचारी काम कर रहे हैं, वहाँ पे एक certain level का health and safety code जो है वो follow हो। जो प्रिस्क्राइब करे जा रहे हैं स्टैंडर्ड, वो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होगी वो फॉलो किया जाए। इनफैक्ट जहां पे जैसे ओमकार जी ने भी शायद मेंशन किया था कि जहां पे हजार्डस काम हो रहा है, वहां पे तो ये 10 के थ्रेशोल्ड पे पहुंचने की भी जरूरत नहीं है, एक भी इंसान होगा तो भी वहां पे ये आपको मैंडेटरी है। वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। This is again we have already discussed this in the OHSC code. There is a definition of workers, there's a definition of employers. थोड़ा कंफ्यूजन ये क्रिएट करता है। some may argue, one school of thought may argue that this was not really important, but we are yet to see a lot of it about this particular code and all the other codes we are yet to see, because जब ये codes implement होंगे, the reason they are not implemented is also because different states are forming their rules, which can take time, which does take time. तो सबको synchronicity के साथ जब फ्रेम करेंगे हम और जब implement करेंगे, तो भी काफी सारी चीजें इमर्ज होके आएंगी कि कहां पे शायद कुछ इश्यूज हैं जो हम बाद में आयरन आउट कर सकते हैं थ्रू कोर्ट्स और थ्रू लेजिस्लेटिव एक्शन और थ्रू एग्जीक्यूटिव एक्शन। वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। Some other notable features of this code are that duties of employers, जो कि जनरली हम बात करते हैं, जो प्रोफेसर मोहपात्रा ने भी बोला कि एम्प्लॉयर की एम्प्लॉइज की तरफ क्या ड्यूटीज होती हैं, ये आता है आपके एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट में। बट एज वी नो, अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आधे से ज्यादा टाइम पे कोई एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है, कोई अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होता है। कई बार तो आई हैव डेल्ट विद केसेस जहां पे एक अपॉइंटमेंट लेटर भी नहीं है, एंड दैट वर्कमैन हैज टू राइट and that worker has to go before the court and show, पहले तो उसको ये दिखाना पड़ेगा कि मैं कर्मचारी था,
मैं कैजुअल था या परमानेंट था वो तो दूसरी बात है, मैंने यहाँ काम किया है, उसको वो स्थापित करने में बहुत मुश्किल होती है क्योंकि कोई पेपर प्रूफ नहीं होता है। दिस सेक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन द कोड बिकॉज इट टेक्स केयर ऑफ इट, इट मेक्स श्योर कि मैंडेटरी है सारे एम्प्लॉइज को अपॉइंटमेंट लेटर इशू होना। ये एक बहुत बड़ा स्टेप है बाय दिस कोड टू मेक श्योर कि वेदर यू आर अनऑर्गेनाइज और ऑर्गेनाइज और वॉट एवर यू आर, हम सब एक बेयर मिनिमम बेसिक लेवल पे आ जाए, ताकि कल को किसी को जाके ये डिबेट ना करना पड़े कि मैं काम करती थी या करता था भी कि नहीं। वी कैन गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। दिस अगेन elaborating more on now, एक ड्यूटी ऑफ एम्प्लॉयर है ऑफ कोर्स टू इशू मैंडेटरी अपॉइंटमेंट लेटर्स। बाकी जो यहाँ पे हमने रोमन नंबर 1 to 6 एक्सट्रैक्ट किया है, दीज आर विथ रिस्पेक्ट टू हेल्थ एंड सेफ्टी इश्यूज ओनली। सो फॉर एग्जाम्पल सेक्शन 6 ऑफ द कोड मैंडेट्स कि आपको as an employer you have to make sure your workplace is free from hazards. You have to make sure it cannot be, there is basic hygiene and sanitation maintained, like Astha also said. That basic amenities जो होती हैं to make sure health, hygiene, sanitation, facilities for women, creche facilities to make sure that those women with their children are able to come. So there is no form of discrimination. All these things, toxic waste has to be properly disposed. ये सारी वो चीजें हैं जो रोज रोज की प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आती हैं, पर इन पे हमारा ध्यान शायद नहीं जाता है क्योंकि ये बहुत छोटी और आइसोलेटेड और स्कैटर्ड तरीके से आती हैं। अगर एक छोटा सा एस्टैब्लिशमेंट है विच इज नॉट a Tata or a Reliance factory, it's a small establishment which maybe employs 20 से 30 या 50 लोग, वहां पे ये सारी समस्याएं हो रही होंगी पर किसी को पता भी नहीं चलेगा कि उनकी नाक के नीचे ये हो रहा है, और वर्कर को तो इस चीज का ज्ञान भी नहीं होता है कि उनके हक क्या है। तो अगर उनको पता होगा कि उनके हक क्या है तो शायद वो लेबर डिपार्टमेंट से कंप्लेन करे या इंस्पेक्टर फैसिलिटेटर को कंप्लेन करे, फिर उसके बाद वो जो सिलसिला शुरू होता है वो अलग है, या फिर कोर्ट जाए। तो सबसे पहली बात ये है कि वी हैव टू स्टार्ट विद स्टेप 1 कि इस सेक्टर को हम रेगुलेट करें, इस पे हम लॉज बनाएं, प्रोहिबिशंस बनाएं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑब्लिगेशंस। ये पॉजिटिव ऑब्लिगेशंस है टू मेक श्योर ऑन द एम्प्लॉयर कि हजार्डस वेस्ट नहीं हो, टॉक्सिक ये नहीं हो, वगैरह वगैरह। सो ये बहुत जरूरी है। वंस यू पुट दिस, सेकेंड स्टेप आता है इसको इंप्लीमेंट करना, थर्ड स्टेप आता है टू मॉनिटर इट एंड टू चेक कि ये इंप्लीमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो सोल्यूशन क्या है? इज पनिशमेंट अ सोल्यूशन, penalization a solution, or it is punishment, penalization plus awareness? What is the solution? Similarly, there are certain duties of employees also, because it is तालियां दोनों हाथ से ही बजती है, तो it is also important for employees also to know that they also have to take care अपनी खुद की health and hygiene and all of that का. Then we can move to the next slide and the one after that. एक और slide, that's right. There are 3 types of authorities under this board. To quickly sum it up: inspector cum facilitators, advisory bodies, safety committees. What they need to do, if you can see, यहाँ पे powers भी लिखे हुए हैं. It's the inspector cum facilitator who has the power to go inspect premises, even prosecute or defend before any court, etc. He can take photographs, videographs for purposes of evidence and all of that. So जो labor inspectors का concept होता था हमारे existing current labor laws में, now it has become labor inspector cum facilitator. They don't only have the power to go inspect, they can do a lot more. Now we can come to the next slide. This is extremely important. Now if we see, there are about 5-6 sections जिसमें different types के orders के against अपील की जा सकती है। अगर किसी के establishment की registration का suspension हो गया या cancellation हो गया या state government के किसी orders के against उनको अपील करना है, तो code में already एक mechanism prescribed है। Then section 125, which is the last, it says that jurisdiction of civil courts is barred. We can go to the next slide. What does this mean? Section 125 says आप कोर्ट नहीं जा सकते हो, but does that mean कि हम किसी भी हाल में कोर्ट नहीं जा सकते हैं? That's not correct. The only times or the certain circumstances under which कोई भी litigant, whether it is an employer or employee or whatever it is, they can go to the court if they allege violation of, या तो आपका legal right violate हो रहा है या fundamental right violate हो रहा है या दोनों violate हो रहे हैं. Basically आप writ jurisdiction में जा सकते हो. सिविल कोर्ट का जुरिस्डिक्शन बैन होने का, बार होने का मतलब है कि मैं कल को मेरे एम्प्लॉयर ने मुझे परेशान किया तो मैं सिविल सूट नहीं फाइल कर सकती. पर अगर इशू है
कि मेरा राइट टू इक्वालिटी वायलेट हो रहा है या मेरा राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा है क्योंकि मेरे एस्टेब्लिशमेंट में टॉक्सिक वेस्ट डिस्पोज नहीं हो रहा है एंड इट इज अ हेल्थ हैजर्ड टू मी, then I can invoke my right to life, liberty and livelihood, right to health, right to safe environment, and I can move either to the concerned high court या supreme court. Difference is कि जब आप high court जाते हो आप legal rights and fundamental rights दोनों के violation में जा सकते हो, पर जब आप सुप्रीम कोर्ट जाते हो डायरेक्टली तो यू कैन ओनली गो इफ योर फंडामेंटल राइट इज वायलेटेड. सम एग्जांपल्स आर आल्सो मेंशन्ड हियर. One step, mandatory step before approaching the High Court or the Supreme Court is कि जो statutory remedy है उसको exhaust किया जाए, चाहे वो employer हो या employee हो. This is very important because unless we've exhausted that, अगर हर कोई वो statutory remedy छोड़ के सीधा court जाएगा, तो we already know how much pendencies we're dealing with. It is only going to grow further. Next slide, please. How have the courts dealt with it? Now it is very important to understand that कोर्ट्स का इस मामले में हेल्थ सेफ्टी पॉइंट्स पे क्या रोल होता है, क्या रोल हो सकता है, क्या रोल नहीं हो सकता है. सो इफ यू सी द बुलेट पॉइंट नंबर 5 where we say Supreme Court relegated to various high courts to examine the issues relating to health and safety. So there was a petition filed before the Supreme Court by some people who said कि coal fired thermal power plants जो हैं वहां पे कोई occupational safety guidelines नहीं है. It's a health hazard. There is ash which is flying in the air. There is smoke which is everywhere. And वहां के guide and there were at that point there were a lot of thermal power plants which we were still running in the country. So they requested the Supreme Court to examine this issue and form a set of guidelines. Now number one, why guidelines? Why guidelines is because हम ये भी कह सकते हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट से लॉ बनाने के लिए भी तो रिक्वेस्ट कर सकते थे, हमने गाइडलाइंस क्यों मांगी? Why? Because under our labor codes and under our labor law, the rule making power is with the central government and the state government. And वो हर कोड में डिफरेंटली दिया हुआ है कि किन किन जगह पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है रूल बनाने का, कहाँ कहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है. दैट पावर इज विद द गवर्नमेंट एंड अल्टीमेटली इन द लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स वो पावर लेजिस्लेचर के पास हमेशा है. तो courts cannot usurp this power and courts cannot take this duty upon themselves to make the law, which is why you will see कि अक्सर कोर्ट्स या तो गाइडलाइंस के तौर पे या एक टेम्पररी स्टॉप गैप अरेंजमेंट के तौर पे, जैसे हमारा सेक्सुअल हरासमेंट एक्ट है, उसके आने के बहुत पहले विशाखा वाले जजमेंट में गाइडलाइंस आए थे और वो एक डायरेक्शन में हमें पॉइंट किया गया था गवर्नमेंट्स को कि आप देखिए, दिस इज हाउ द कोर्ट इज व्यूइंग इट, आप देखिए एंड देन यू सी, जब तक आपके लॉ आ नहीं जाते हैं तब तक आप ये गाइडलाइंस फॉलो करो. So similarly ये इशू आया, but here again courts do not have the expertise. अगर हमको जानना है कि थर्मल पावर प्लांट में क्या वायलेशंस होते हैं, क्या हेल्थ हैजर्ड होता है, कोर्ट्स के पास वो एक्सपर्टीज नहीं अवेलेबल है, तो अल्टीमेटली दे विल रेलिगेट इट बैक टू द हाई कोर्ट, who will ultimately have to relegate it back to those governments because the inspectors will go, the facilitators will go, they will speak to the experts and then understand कि इस segment का, इस sector का ये particular need है जो हमको address करना पड़ेगा. So that is one thing the courts do. Some other issues which are still pending before the court, but maybe because of a policy delay or because of change in government policies or governments over years, is the Unorganized Workers Social Security Act. Since 2008, the act remains unimplemented till date. Of course, in 2020 हमारे पास Social Security Code आ गया और बाकी 3 codes आ गए जहां पे हमने इसको subsume कर लिया. But unfortunate on ground reality today is कि 2008 का एक एक्ट इंप्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि स्टेट्स ने रूल्स नहीं बनाए, क्योंकि फंड्स नहीं बने और बोर्ड्स नहीं कॉन्स्टिट्यूट हुए which the act mandated. And there are several petitions pending before different high courts, not only Delhi High Court, courts across India, but unfortunately nothing has happened. And now of course we're looking at the Social Security Code, so we have better hopes that will, things will now come together and unorganized workers को अब हमने actually recognition और regulation दिया है. Similarly, for example, the Contract Labor Regulation Act, उसके अंदर एक state advisory board बनना होता है. That, for example, has not been done. That is a petition pending before the Delhi High Court right now. It is coming up, I think, early next year, where the court has said very clearly that you have to form it. It is a mandate. Unless आप बोलो कि statute से मैं deviate करूं because I have a reason, because I have a ground. For example, Unorganized Social Security Act, अब हम नहीं बोल सकते हम implement करेंगे because we have something better that we are trying to get at. But for other acts, if nothing has changed और अगर compliances नहीं हुई हैं,
So it's important for governments to be pulled up for that compliance, whether it is irrespective of which government, which time, what is the regulation. Then we can move to the next one. One important judgment, quickly summing it up, sorry, I know I've exceeded time, 2 minutes. Quickly summing it up, on the issue of employees' compensation, recently there has been a judgment where the Supreme Court has held that compensation has to be given from the date of the accident, not the date जब आपके पास आपने केस डाला या आपने पुलिस कंप्लेंट की वगैरह वगैरह. So this is ये एक important, छोटा बहुत हमारे लिए शायद ये छोटे महत्व का है, पर फॉर अ लॉट ऑफ पीपल लाइक वी डिस्कस, पहले ये एम्प्लॉइज कॉम्पेंसेशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था. आप ड्यूटी पे हो नहीं हो, आप ड्यूटी खत्म करके घर जा रहे हो, आपका एक्सीडेंट हो गया या ड्यूटी पे आपको चोट लग गई, आपका हाथ कट गया, पैर कट गए, पर आपके एम्प्लॉयर की कोई जिम्मेदारी नहीं है. अब वो सब चीजें बहुत चेंज हो गई हैं. जुडिशरी यहाँ पे कहाँ आता है कि लेजिस्लेचर का काम है रूल्स बनाना, एग्जीक्यूटिव का काम है वो रूल्स को इंप्लीमेंट करना, जुडिशरी का काम है टू मेंटेन अ सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस. नंबर वन, जुडिशरी व्हाट इट डज इज there is judicial review and there is judicial activism. Judicial review is whenever something is before the court, something is challenged, judiciary will look at it and see कि ये हमारे आर्टिकल 14, 19, 21 का टेस्ट सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं, इक्वल है कि नहीं, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, आर्बिट्ररी नहीं होना चाहिए, फेयर, रीजनेबल, क्योंकि हम वेलफेयर स्टेट हैं. Our aim has to be towards giving welfare to people, right? So that is judicial review. Judicial activism is when the courts go one step forward. For example, when this the second petition, PUDR, People's Union for Democratic Rights, ये जब दिल्ली हाई कोर्ट में आया तो दिल्ली हाई कोर्ट ने यहाँ पे सजेशंस दिए कि आप कैसे जगह जगह पे हेल्थ एंड सेफ्टी इक्विपमेंट्स आप दे सकते हो. एंड अल्टीमेटली वी सी अ लॉट ऑफ दीज सजेशंस जो टाइम टू टाइम आए हैं, अल्टीमेटली वी सी यही सजेशंस को हम लॉज के तौर पे या रूल्स के तौर पे, अपने पॉलिसीज के तौर पे गवर्नमेंट्स अडॉप्टेड. So this is also where courts play a very, very important role. And we can go to the second last slide. One more. Yes. Now this is very important. What are some pointers for effective implementation? Now, like we said, हमारे OSHC कोड में, बाकी कोड्स में भी इट्स वेरी क्लियर कि कहाँ कहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है टू फ्रेम रूल्स, कहाँ कहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास वो पावर है. That power cannot be usurped by a high court or the Supreme Court. They are not the law making authority, right? The problem we face is bullet number 2, which is delay and lag in framing of rules, which we are struggling with right now because labor, as we discussed, ये concurrent subject है, center और state दोनों के पास ये power है to legislate on it. तो यहाँ पे सबको साथ में लेके चलना is important, पर सबको साथ में लेके चलने का एक प्रॉब्लम ये है, छोटा सा प्रॉब्लम ये है कि डिले होता है और सब एक साथ एक पेज पे नहीं आ पाते हैं. पॉइंट नंबर 3 इज one of the most important steps in the OSHC code and social welfare code, all labor codes, setting up of funds. Funds को भी जैसे structure किया गया है, both central government and state governments can contribute towards setting up of funds. कहीं कहीं सिर्फ एक government, कहीं कहीं हम sharing ratio भी कर सकते हैं. तो ये भी एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है टू एंश्योर कहाँ से पैसा आएगा, किस तरह आएगा. फॉर एग्जाम्पल गिग वर्कर्स एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स के केस में सिर्फ गवर्नमेंट फंडिंग से काम नहीं चलेगा. एग्रीगेटर्स जैसे आप जोमेटो, स्विगी को फिर भी बोल सकते हो कि आप पैसा डालो, पर आप जो अनऑर्गेनाइज, जो आपके डोमेस्टिक वर्कर्स हैं फॉर एग्जाम्पल, इनका तो दे डोंट हैव अ फ्रेमवर्क ऑफ रजिस्टर्ड यूनियंस ऑल्सो. तो हाउ विल यू मेक श्योर कि पर अनऑर्गेनाइज्ड डोमेस्टिक वर्कर या ड्राइवर या जो भी हैं उनके एवज में कहां से वो कंट्रीब्यूशन आएगा फ्रॉम देयर एम्प्लॉयर? इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट टू कमिट. सो दैट इज अ प्रॉब्लम. व्हाट कोर्ट्स कैन डू अबाउट इट इज द fourth bullet point, suo motu cognizance, which we saw happen to a big extent during COVID, जब माइग्रेंट वर्कर्स के मूवमेंट को लेके बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, उनके हेल्थ को लेके, कन्वेंस को लेके, उनकी दुर्दशा हो चुकी थी उस वक्त. और जब तक हम सबको समझ आया कि किस लेवल के प्रॉब्लम से हम डील करें, तब तक काफी लोगों के साथ बहुत कुछ बुरा हो चुका था. तो वहां पे दिल्ली हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया. दे हैव रिवाइव्ड, जो बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड है फॉर एग्जांपल, जो आस्था जी जिनके बारे में बात कर रही थी, दैट वाज अ बोर्ड जहां पे 2020 के शुरुआत में 39,000 रजिस्टर्ड वर्कर्स थे. टुडे इन 2023 दे हैव अबाउट 13 lakhs registered workers. That has happened, of course it is to the credit of the board and it is to the credit of the people, but it is largely to the credit of the Delhi High Court.
अगर दिल्ली हाई कोर्ट स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग नहीं कर रही होती तो शायद हम इस लेवल पे नहीं पहुंच पाते, इतनी आसानी से और जल्दी तो नहीं पहुंच पाते. So that's all. And the last point is that because these are welfare legislations, socio beneficial legislations, the law also says that इसका जो हम interpretation करते हैं of the provisions and of the law, that has to be to benefit the beneficiary, which is the workman segment here. That is what needs to be kept in mind. Employers के द्वारा भी और courts के द्वारा खास करके जब dispute scenario होता है, conflict scenario होता है, तो वहां पे हमको liberal and welfare and broad interpretation करना चाहिए. So that's about it. I know I've exceeded my time, but thank you so much. बहुत बहुत धन्यवाद उर्वी जी, आपका एक अलग पर्सपेक्टिव आपने रखा. मैं न्याय विभाग के जॉइंट सेक्रेटरी श्री नीरज कुमार ग्यागी जी को आमंत्रित करता हूं उनके कंक्लूडिंग रिमार्क्स के लिए. सर की एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, सर के नियमित मार्गदर्शन में ही इस वेबिनार को हम लोगों ने कॉन्सेप्टुलाइज किया था और इसे नियमित रूप से ऑर्गेनाइज करते हैं. सर, आज के वेबिनार में जुड़े ज़मीनी स्तर के कार्यकर्ता, लॉ स्कूल के स्टूडेंट्स, इस वेबिनार में आमंत्रित सारे पैनलिस्ट, डॉक्टर शर्मा, प्रोफेसर महापात्रा, श्री नियोगी, आस्था जी, उर्वी मोहन जी, मेरे डिवीज़न के साथी, देवी और सज्जनों, हर बार जब भी ये वेबिनार हम लोग आयोजन जब करते हैं और जब मेरे पास प्रस्ताव आता है कि इस विषय के ऊपर में करते हैं, तो उस समय शायद मैं उस चीज़ को ढंग से अप्रिशिएट नहीं कर पाता हूँ कि इसकी क्या ज़रूरत है, ये लॉ क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है. क्योंकि बहुत सारे लॉ हैं और सबका को अप्रिशिएट कर पाना मुश्किल होता है. लेकिन हर वेबिनार के अंत में ये ज़रूर मुझे पता होता है, मैं उस बात के लिए बहुत आप सबका और इस आयोजन से जो मुझे व्यक्तिगत तौर पे जो सीखने को मिलता है वो अभूतपूर्व है. मैं सबसे पहले कहना चाहूँगा, जो डॉक्टर शर्मा ने अपना जो व्याख्यान दिया और जो बातें हम लोग को बताई, और इस वेबिनार के दौरान उन्होंने अपनी एक कृति भी मुझे दी है. उसमें उन्होंने वेदों से में उद्धृत लॉ से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं उसका एक संकलन किया है और वो एक आई ओपनर टाइप का है. मैं चाहूँगा कि उसको सब लोग देखें, बल्कि मैंने उनको अनुशंसा की है कि इसको प्रकाशित भी किया जाए. आपको जान के आश्चर्य होगा कि प्रोविडेंट फंड और पेंशन जैसी चीज़ों का भी इतिहास में वर्णन है. तो ऐसा नहीं है कि ये लेबर लॉ का नहीं है. जब उर्वी जी बोल रही थी तो उन्होंने बोला कि जो लेबर है वो असंगठित क्षेत्र का है, और उन्होंने जितने एग्जाम्पल दिए वो सारे अर्बन एरिया से रिलेटेड दिए. जो ब्लिंकिट है और जो उबर है और ये जो सारा चीज़ है, श्रम को इस हिसाब से हमें देखना चाहिए कि सुबह से उठ करके रात के सोने तक जो भी वस्तु आप इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हो, आप मान के चलिए कि उसमें कहीं ना कहीं किसी न किसी श्रमिक का योगदान है. आप कुछ भी खाइए, कुछ भी पहनिए, किसी चीज़ पे चलिए, किसी भी चीज़ का उपयोग कीजिए, उसमें किसी न किसी का श्रम. नियोगी जी ने कहा कि आज का पूंजीवाद पुराने श्रमिकों के पहाड़ पर स्थित है. ये बहुत मर्म भरी बात है. इसका गहन विश्लेषण, इसको समझने की कोशिश कीजिए. आज का मॉडर्न समाज पूंजीवाद और श्रमवाद और साम्यवाद से बहुत आगे निकल चुका है. लोग बहुत फास्ट हो गया है. जब मैं अपने कॉलेज में था तो इस टाइप की बातें होती थी और लोग बोर्जुआ और प्रोलेटारिएट की बातें होती थी. धीरे धीरे कर करके मैं अपने व्यवहारिक जीवन में ही सीखा है कि जब वो धरातल पे उतरता है और जब आपको धरातल में व्यवहारिक चीज़ों से जब आपका सामना होता है तो वो सारे कंसेप्ट अपनी सुविधा के हिसाब से बदलते हुए प्रतीत होते हैं. श्रम का कानून और श्रम से रिलेटेड कानून, मुझे ये जान करके आश्चर्य हुआ कि 32 ऐसे कानून, और मुझे ये बहुत अच्छा लगा सुन करके कि एक 4 कोड में उनको समाहित किया गया है. जो आस्था जी ने अपने स्लाइड के माध्यम से जब वो स्लाइड को दिखा रही थी तो हर कोड में किस किस एक्ट को उसमें समाहित किया गया है. ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है. उर्वी जी ने कहा कि बहुत सारे एक्ट हैं लेकिन रूल नहीं है.
और कंकरेंट लिस्ट होने के चलते स्टेट और उसके चलते उसका नहीं होता। ये एक व्यावहारिक कठिनाइयां हैं, धीरे धीरे इसके ऊपर भी काम हो रहा है। मैं पॉलिटिकल आदमी नहीं हूं, मैं एग्जीक्यूटिव हूं, मुझे इम्प्लीमेंट करना है, लेकिन कुछ एक चीज़ जो है मैं इस सरकार के बारे में ज़रूर आपको कहना चाहूँगा। 2-3 परिवर्तन आपने भी नोटिस किए होंगे, श्रम से रिलेटेड 2-3 मेरे ऑब्जर्वेशन है जो मैं आपके साथ साझा करता हूँ। भारत के प्रधानमंत्री जब भी किसी नए बिल्डिंग का इनॉग्रेशन करते हैं, चाहे वो कर्तव्य पथ हो, चाहे वो भारत मंडपम हो, चाहे वो नया पार्लियामेंट हाउस हो, आपने देखा होगा कि उनमें जो कामगार होते हैं उनको वो अलग से आमंत्रित करते हैं और उनको वही मान और सम्मान मिलता है जो एक वीआईपी को मिलना चाहिए। मैं इस बात से इस तरह से इंगित करता हूं कि अगर टॉप लेवल पे श्रम को लेकर के और श्रमिक को लेकर के इस टाइप की सोच है तो ये एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा कायम हो रही है। श्रमिक और जो भी कामगार है, अगर उनको उसकी कार्य की सराहना की जाती है और उसको सामाजिक स्तर पे उसको उसका क्रेडिट मिलता है तो उससे वो और अच्छा करने को प्रेरित होता है। और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो पहले से लेकर के आज तक हम लोग मान के किए हैं। नियोगी जी ने 2-3 आंदोलन का जिक्र किया जिसमें बहुत छोटी छोटी बात, मुझे पुरानी बात और भोपाल वाली बात थोड़ी सी याद है, लेकिन ये गुड़गांव वाली बात तो बहुत अच्छे से याद है। उसका जो हश्र और उसका जो आउटकम था वो बहुत ही दर्दनाक था। वो मेरे आंखों के सामने सब चीज़ घटित हुआ। उस स्तर तक हमें नहीं जाना चाहिए। दूसरा, इस सरकार का जो काम है, जो उर्वी जी ने अपने प्रेजेंटेशन में बार बार उस चीज़ को इंगित किया, वो ये है कि बहुत सारे कानून नहीं बने हैं। डॉक्टर शर्मा ने इस चीज़ को कहा भी, इस सरकार ने अपने स्तर से बहुत सारे ऐसे कानून जिसकी अब ज़रूरत नहीं है उसको रिपील कर किया है। दूसरा, ऐसे कानून जो पब्लिक की भाषा में नहीं है, पब्लिक को समझ में नहीं आता है, उसका भाषाई अनुवाद का किया है और उसके सिंप्लीफिकेशन के ऊपर में बहुत सारे काम हो रहे हैं। और ऐसे 2000 से ज़्यादा ऐसे कानून हैं जिनकी अब ज़रूरत नहीं थी, वो एक कॉलोनियल लेगेसी चला आ रहा था, उसको दूर कर दिया गया है। तो श्रम से रिलेटेड अगर इतने सारे कानून हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसमें और सुधार और धीरे धीरे जो चीज़ें हैं वो उसका समायोजन हो जाएगा। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस से हम हैं और मैं बार बार उर्वी जी का रेफरेंस दे रहा हूँ। उन्होंने 2 वर्ड बोला, जुडिशियल रिव्यू और जुडिशियल एक्टिविज्म। दोनों बातें अपनी रूप में सही है। हमारे पहले जो मंत्री थे उन्होंने हर बार यही कहा इस बात को कि जुडिशियल को इंटरवीन करने का मौका वहीं पे मिलता है जहाँ पे लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव अपना काम ढंग से नहीं कर पाता है। अगर हम लोग महत्वपूर्ण लॉ अगर ढंग से इजीली अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में अगर ले आए तो जुडिशियल को काम ही नहीं बचेगा। फिर उनका रोल ही वहाँ से शुरू आता है जब वेगनेस होता है, जब इंटरप्रिटेशन की बात होती है। और जहाँ पे विशेषाधिकार हनन का मामला है, जहाँ पे राइट का वायलेशन है, वहाँ तो उनको एक्टिव होना ही चाहिए। जॉली एलएलबी में लास्ट में वो जो एक्टर है वो यही बोलता है कि जब उसको कहीं से कुछ नहीं मिलता है तो वो लास्ट में यही गुस्से में बोलता है, सी यू इन कोर्ट। तो लोगों की जो एक न्यायपालिका में जो भरोसा है और हम लोग जो जस्टिस का एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं, हम लोग यही कोशिश कर रहे हैं। मैं इस विभाग का ग्रीवांस ऑफिसर भी हूँ और मेरे पास महीने भर में 2 से 3 हज़ार ग्रीवांस आते हैं और कुछ एक ग्रीवांस को मैं बहुत विस्तृत तौर से पढ़ता भी हूँ। न्याय विभाग है वो हमसे कंसर्न नहीं होता है, लेकिन न्याय की गुहार हमारे पास भी लगाते हैं। तो जन आस्था है वो उसकी एक जिम्मेवारी है जो हम सबको अपने अपने कैपेसिटी में समझनी होगी, चाहे वो वकील हों, चाहे वो नेता हों, चाहे वो अधिकारी हों, चाहे वो जज हों, सबका काम यही है। अभी इंटरनेशनल लेबर लॉयर एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश ने एक बहुत अच्छा स्टेटमेंट बोला जो मुझे बहुत अच्छा लगा। जस्टिस का एक अपना रोल है, पावर का एक अपना रोल है। पावर अपनी जगह पे बहुत ज़रूरी है, जस्टिस भी अपने न्याय और पावर
ये दोनों का समायोजन बहुत जरूरी है। देन ओनली वी विल अचीव ए जस्ट पावर, जो एक न्यायिक अधिकार अपने ऊप में निरंकुश हो जाएगा और न्याय अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगा। मुझे बड़ी खुशी है कि आज हम लोग बहुत ही गूढ़ विषय के ऊपर में बहुत ही सुगमता से और बहुत सरलता से, और मैं प्रशंसा करता हूं अपनी पूरी टीम का कि जिन पैनलिस्ट का उन्होंने चयन किया वो सब अपने अपने क्षेत्र के उस्ताद हैं और सब ने अपनी अपनी बात कही और बहुत अच्छे तरीके से उस चीज़ को हम लोग समझ पाए। दुर्भाग्य से महापात्रा जी अपनी बात कह नहीं पाए। आशुतोष, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि उनसे अलग से जुड़ करके हमारे टेक्निकल चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली जाए। और मैं पुनः आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं बहुत सारी चीज़ें जान पाया, उसके लिए मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेबिनार के अंत में मैं श्री नरेंद्र कुमार जी, अंडर सेक्रेटरी ए टू जे डिवीज़न, न्याय विभाग को धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सभी को नमस्कार। जेएस सर और वेबिनार में आए हुए हमारे स्पीकर डॉक्टर ओंकार सर, नियोगी सर, मैडम आस्था शर्मा, उर्वी मोहन जी और महात्मा पात्रा जी, आप सब ने हमारे विभाग में और जो यूट्यूब में लोग जुड़े हुए हैं सबको बहुत अच्छे ढंग से जो हमारे लेबर कोड वगैरह बन रहे हैं उसके बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी, जिससे हमारे जो श्रमिक वर्ग है काफ़ी अपना उनको जानकारी मिलेगी और अपने भविष्य में वो उसका फ़ायदा उठाएंगे। तो आपको सबको बहुत बहुत धन्यवाद।